गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पचौरी आप सभी का स्वागत करता हूं केजीएस के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म में। और जैसा कि बेटा आप सभी जानते हैं कि 26 मई को हमारा जेई एडवांस का जो एग्जाम हुआ है, तो हमने कल के दिन जेई एडवांस जो फिजिक्स का पेपर 1 है उसको सॉल्व किया था। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं जो जेई एडवांस फिजिक्स का पेपर नंबर 2 है, उसके सॉल्यूशंस को हम आज करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर एकदम। तो बेटा जेई एडवांस के पेपर 1 और पेपर 2 को अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो पेपर 2 में थोड़ा सा जो क्वेश्चंस की लैंग्वेज थी वो थोड़ा टफ थी। ठीक है, तो पेपर 2 थोड़ा सा पेपर 1 से ज्यादा टफ था। ठीक है, तो आज इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए फिर बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा पहला क्वेश्चन, अब पहला क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़ोगे। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ए पार्टिकल ऑफ मास m, ठीक है, पार्टिकल ऑफ मास m अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ बॉडी ऑफ मास m, ठीक है, एक कैपिटल m बॉडी है, ठीक है, उसके अराउंड क्या है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में स्मॉल m बॉडी हमारी मूव कर रही है। ठीक है, पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r विद टाइम पीरियड t नॉट। क्लियर एकदम। पार्टिकल की जो रेडियस है वो r नॉट के बराबर है और उसका जो टाइम पीरियड है वो t नॉट के बराबर है। ठीक है, अब कह रहा है कि देन द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू एन एडिशनल सेंट्रल फोर्स करस्पॉन्डिंग टू पोटेंशियल एनर्जी वीसी इक्वल टू एम अल्फा बाई आर क्यूब। अब कह रहा है कि अगर एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी इस पार्टिकल को दे दी जाए, ठीक है, और फिर कह रहा है कि फिर ये कह रहा है हमसे वेयर अल्फा इज पॉजिटिव कांस्टेंट, सुटेबल डायमेंशंस ऑफ आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑर्बिट, द पार्टिकल मूव्स इन सेम सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस आर नॉट, combined gravitational potential due to m and vcr but a new time period t1। तो देखो हमको वैल्यू निकालनी है t1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, सवाल पहले समझो ध्यान से, बहुत ही सिंपल सवाल है। पहले कह रहा है कि हमारी एक बॉडी है जिसका मास है कैपिटल m, कैपिटल m के अराउंड एक स्मॉल मास जो है वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन इसने कही है कि भाई अगर इसी मास को एक हम एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी दे देंगे तो अब इसकी रेडियस जो है वो आर नॉट के बराबर ही है, लेकिन टाइम पीरियड चेंज करके वो हमारा टी1 हो जाता है। ठीक है, तो हमसे वैल्यू पूछी है टी1 स्क्वायर माइनस टी नॉट स्क्वायर अपॉन टी1 स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। चलो इसको सॉल्व करते हैं अब। ठीक, तो बेटा मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि एक मेरी बॉडी है एम, ये मेरा कैपिटल एम है, ठीक है, और कैपिटल एम जो है इसके अराउंड आर नॉट डिस्टेंस पे हमारी बॉडी क्या है, एक स्मॉल एम रिवॉल्व कर रही है। ठीक, क्लियर। अब बेटा अगर ये सर्कुलर मोशन है तो हम जानते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स होगा और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होगा, और इस कंडीशन में सेंट्रीपिटल फोर्स जो होगा वो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स बन जाएगा। आप सभी ये चीज जानते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा भाई ये हमारा हो गया स्मॉल एम, और इन दोनों का जो ग्रेविटेशनल जो हमारी फोर्स होगी जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर नॉट स्क्वायर, ठीक, ये किसके बराबर होगी, ये सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होगी। एकदम क्लियर। ठीक है, अब m से स्मॉल m कट हो गया, तो बेटा यहां से जो r नॉट से एक r नॉट ये कट हो गया, तो जो v की हम वैल्यू निकालते हैं v स्क्वायर की, तो ये आती है g कैपिटल m बाई आर नॉट। ठीक है, और जो वेलोसिटी हमारी है वो आती है अंडर रूट जी एम बाई आर नॉट। अब बेटा यहां से अगर मैं टाइम पीरियड निकालूं, आप यहां से टाइम पीरियड निकाल सकते हो। आप कहोगे t इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी, ठीक है, 2 पाई आर नॉट बाई वी, टाइम पीरियड आप जानते हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल सी चीज है। तो बेटा जैसे आप इसको डिवाइड करोगे, आ गया 2 पाई आर नॉट और यहां पे आ जाएगा जी एम बाई आर नॉट, तो यहां से आएगा 2 पाई अंडर रूट। अब बेटा आर नॉट ऊपर जाएगा तो आर नॉट इंटू रूट आर नॉट, और आर नॉट को रूट के अंदर ले जाएंगे तो यहां से आ जाएगा आर नॉट क्यूब बाई जीएम। ठीक है, तो जो हमारा टाइम पीरियड है, जो पहला टाइम पीरियड हमारा है, इसको हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है टी नॉट। ठीक है, ये देखो ये दिया है हमारा टी नॉट, तो देखो ये हमारा टी नॉट है, तो इसको मैं टी नॉट लिख देता हूं, इसको मैं लिख देता हूं बेटा टी नॉट। क्या है ये हमारा है टी नॉट। ठीक है, अब बेटा हम बात करते हैं जब इसको एक एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी हमने दे दी है। ठीक है, तो देखो जब एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी दे दी है, ठीक है, अब जो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है एक बार उसको देख लेते हैं क्या है, वो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी है एम अल्फा बाई आर क्यूब। क्या है बेटा, वो एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या है, एम अल्फा बाई आर क्यूब। बेटा इसके करस्पॉन्डिंग फोर्स क्या होगा, आपने पढ़ रखा है कि अगर मैं माइनस डी यू बाई डी आर कर दूं
ठीक है, यहां पे V है तो यहां पे V कर दो, U हमारी एक प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है और यहां हमने पोटेंशियल एनर्जी को VC से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इसका डेरिवेटिव लो आप, F क्या होगा माइनस DDR ऑफ पोटेंशियल एनर्जी क्या है M अल्फा बाई आर क्यूब, M अल्फा बाई आर क्यूब। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आएगा, M अल्फा कांस्टेंट है और ये आ जाएगा -3/r की पावर 4। क्लियर, ये हमारा एक एडिशनल फोर्स आएगा और यहां माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये हमारा क्या है माइनस ये है और यहां से भी एक माइनस आएगा, देखो एक माइनस हमारा आगे है तो देखो ये हमारा क्या है प्लस आ जाएगा, तो +3m अल्फा अपॉन आर की पावर 4, इट इज अवर एडिशनल फोर्स। और प्लस साइन यहां क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस साइन यहां रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, ये जो फोर्स है वो एक प्रकार का रिपल्सिव फोर्स है। कौन सा फोर्स है, एक प्रकार का रिपल्सिव फोर्स है। अगर ये माइनस आता तो ये एक प्रकार का अट्रैक्टिव फोर्स होता। क्या होता, अट्रैक्टिव फोर्स होता। क्लियर, अब देखो क्या होगा, अब यहां ध्यान से आप देखें, अगर आप यहां ध्यान से देखेंगे तो अब देखो जो स्मॉल m मास है, जो स्मॉल m मास है, ठीक है, अभी देखो यहां पे केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। ठीक है, अब देखो यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, ठीक, और एक बाहर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है हमारा, ये एडिशनल फोर्स। ये क्या है, ये है 3m अल्फा अपॉन आर की पावर 4 और बेटा ये जो इसकी रेडियस दी है ये अभी भी r0 के बराबर है, तो ये हो जाएगा r0 की पावर 4। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब जो नेट फोर्स होगा वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब नेट फोर्स देखो क्या होगा, तो नेट फोर्स होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब G कैपिटल M स्मॉल m बाई r0 स्क्वायर माइनस 3m अल्फा अपॉन r0 की पावर 4 इक्वल टू क्या होगा, m v स्क्वायर, मतलब ये हमारी वेलोसिटी चेंज करके हमने मान लिया v1 हो गई और ये हो जाएगा mv स्क्वायर बाई r। ठीक है, r हमारा r0 के बराबर है, तो यहां से एक ये कैंसिल हुआ और यहां से आ गया r0 क्यूब, क्या हो गया, और m से बेटा हमारा ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया gm बाई r0 माइनस 3 अल्फा बाई r0 का क्यूब इक्वल टू v1 स्क्वायर। ठीक, अब आगे क्या होगा, अब r0 का क्यूब आप लोगे एलसीएम, ये क्या होगा gm r0 स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 अल्फा इक्वल टू v1 और इसको ले लोगे आप लोग रूट में। ठीक है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा बेटा, इसके करस्पॉन्डिंग टाइम पीरियड क्या होगा, ये हो जाएगा t1 जो दिया हुआ है वो हो जाएगा 2 पाई, डिस्टेंस तो हमारा है r0 और वेलोसिटी हमने मान ली है v1, तो यहां से जो हमारा t1 आने वाला है, t1 आने वाला है वो आने वाला है 2 पाई r0 बाई v1। v1 कितना है, v1 हमारा है अंडर रूट gm r0 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा अपॉन आर क्यूब। क्लियर, तो यहां से हम क्या लिखेंगे, यहां से देखो ये हो जाएगा 2 पाई r0 और ये हो जाएगा रूट ओवर r0 का क्यूब gm r0 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं, इसने हमसे पूछा क्या है, इस भाई ने हमसे पूछा है कि t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर अपॉन t1 स्क्वायर। ठीक है, तो बेटा यहां हम करते हैं t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर। ठीक है, t1 स्क्वायर माइनस t0 स्क्वायर बाई t1 स्क्वायर। एक बार और चेक कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिवाइड करो 1 माइनस t0 बाई t1 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब एक बार t0 की वैल्यू क्या है, तो t0 की वैल्यू बेटा हमारे पास है 2 पाई r0 क्यूब बाई gm। ठीक है, और जो t1 की वैल्यू हमारे पास है वो है 2 पाई, क्या है 2 पाई r0, 2 पाई r0 का क्यूब gm r0 स्क्वायर, gm r0 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। क्लियर, अब देखो
अब T1 अपॉन T0 इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दो बेटा, पहले T0 का स्क्वायर कर दो, तो ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर R0 का क्यूब अपॉन GM, ठीक है। अपॉन ये नीचे देखो, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर R0 स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा बेटा R क्यूब, और ये हमारा हो जाएगा GM R0 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा। क्लियर। अब देखो बेटा यहां से कैंसिल कर दो जो जो हमारा कैंसिल हो रहा हो। तो बेटा अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो देखो बेटा हमारा 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, R0 क्यूब से R0 क्यूब कैंसिल, GM से हमारा GM कैंसिल। क्या होगा, सॉरी GM कैंसिल नहीं होगा बेटा, GM कैंसिल नहीं होगा क्योंकि यहाँ 3 अल्फा है, ठीक है। और यहाँ एक थोड़ा सा इसको दोबारा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। ये क्या है हमारा, ये हमारा है T0, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर R0 का क्यूब बाई GM, और ये क्या होगा, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर R0 स्क्वायर R0 क्यूब अपॉन ये होगा GM R0 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा, ठीक है। 4 पाई स्क्वायर से 4 पाई स्क्वायर कैंसिल, R0 क्यूब से R0 क्यूब कैंसिल, ये बेटा टाइम ऊपर पहुंच गया, तो ये हो जाएगा GM R0 स्क्वायर माइनस 3 अल्फा अपॉन ये देखो क्या होगा R0 स्क्वायर इंटू GM, ये हमारा बन गया। क्लियर। अब बेटा हम यहां पे डिवाइड कर देते हैं, तो क्या आएगा यहां से, आप खुद बताओ बेटा यहां से क्या आने वाला है, यहां से हमारा आने वाला है 1 माइनस बेटा ये क्या है GM R0 स्क्वायर, GM R0 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन GM R0 स्क्वायर, GM R0 स्क्वायर, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो गया 3 अल्फा अपॉन GM R0 स्क्वायर। बेटा यहां से ये कैंसिल हो गया, तो क्या आया 1 माइनस 1 प्लस 3 अल्फा अपॉन GM R0 स्क्वायर। तो बेटा 1 से 1 कैंसिल, तो आंसर क्या आने वाला अपना 3 अल्फा अपॉन GM R0 स्क्वायर। बेटा देख क्या हो गया, अपना आंसर हो गया 3 अल्फा अपॉन GM R0 स्क्वायर। क्लियर हो गया बेटा इतना, ठीक है। तो आई थिंक ये सवाल आपको क्लियर होगा, ठीक है। हमने क्या किया, पहले बेटा हमने पहली कंडीशन लगाई जब स्मॉल m कैपिटल M के अराउंड मूव कर रहा है, फिर एक दूसरा पोटेंशियल इसके अलावा अप्लाई कर दिया, फिर दूसरे कंडीशन में हमने इसके टाइम पीरियड T1 की वैल्यू लिखी, और फर्दर जो इसने हमसे पूछा है कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ T1 स्क्वायर माइनस T0 स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर, इसको हमने कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद हमारा आंसर आया 3 अल्फा अपॉन GM R क्यूब, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर क्या होगा 3 अल्फा अपॉन GM R0 स्क्वायर, मतलब आंसर ए इज करेक्ट। क्लियर। तो बेटा ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेकंड क्वेश्चन फटाफट देखते हैं, पहले पढ़ो इसको। तो बेटा सेकंड क्वेश्चन आपसे कहता है ए मेटल टारगेट विद एटॉमिक नंबर Z इक्वल टू 46, एक मेटल टारगेट है उसका एटॉमिक नंबर 46 है, ठीक है, विद हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, मतलब एक हमारे पास मेटल है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो 46 है, उसको हमने एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से बम्बार्ड किया है, ठीक है। द इमिशन ऑफ एक्स रेज फ्रॉम द टारगेट इज एनालाइज्ड, और उस मटेरियल से हमारी एक्सरेज निकलती हैं और इस एक्सरेज के स्पेक्ट्रम को हम रीड करते हैं, ठीक है। द रेशियो आर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ के अल्फा लाइन एंड द कट ऑफ फाउंड टू बी आर इक्वल टू 2। तो कह रहा है कि के अल्फा लाइन जो है और जो हमारी कट ऑफ वेवलेंथ है उसका रेशियो जो है वो हमारा 2 के आसपास है, और कह रहा है इफ द सेम इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्ड अनदर मेटल टारगेट विद Z इक्वल टू 41। अब कह रहा है कि अगर हमारे पास दूसरा मेटल टारगेट है और Z की वैल्यू हमारी 41 है, तो कह रहा है कि भाई अब R की वैल्यू आप बताओ। क्लियर। तो बेटा बात करते हैं कि हमारे पास एक पहले कंडीशन क्या दी है, एक मेटल टारगेट है Z इक्वल टू 46, ठीक, Z इक्वल टू 46, ठीक है। हमने क्या करी, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम, हमने मान लिया कि हमने इसको V पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सलेट कर दिया, तो इसकी जो एनर्जी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ऐसे हमारे बहुत सारी इलेक्ट्रॉन्स हमारे आ रहे होंगे इस बीम में, ठीक है, और जो मेटल टारगेट से हिट करेंगे, जो मेटल टारगेट से हिट करेंगे, और बेटा इनके हिटिंग के बाद क्या होगा कि हमारा यहां से हमको एक स्पेक्ट्रम फाउंड होता है,
और उस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं एक्सरेज। आपने अच्छे से पढ़ रखा होगा। एक्सरेज के दो पार्ट होते हैं, एक कंटिन्यूअस एक्सरेज और एक कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। अगर कंटिन्यूअस एक्सरेज की अगर हम बात करें तो उनकी जो मिनिमम हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, या फिर जो हमारी एक ये कट ऑफ जो हमारा हमने लिखा हुआ है, इसने कट ऑफ वेवलेंथ की बात करी है, ठीक है। तो अगर हम जो कंटिन्यूअस एक्सरे हमारी होती है उसमें अगर हम कट ऑफ वेवलेंथ की बात करें, ठीक है, तो पहले हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं, फिर हम अल्फा की बात करते हैं, ठीक है। तो बेटा जो कट ऑफ हमारी होती है लैम्डा, इसकी वैल्यू हमारी होती है HC अपॉन EV। क्या है ये कट ऑफ के लिए मैंने C लिख दिया, लैम्डा C इक्वल टू HC अपॉन EV, ठीक है। और बेटा देखो यहां पे ये किस में डिपेंड कर रही है, यहां पे केवल ये एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पे डिपेंड कर रही है, ठीक है। ये मेटल टारगेट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड नहीं करता है। मेटल टारगेट के एटॉमिक नंबर पे केवल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे डिपेंड करती है, ठीक है। ये हमारी कंटिन्यूअस एक्सरे है। इसकी जो हमारी वेवलेंथ है, जिसे हम बोलते हैं कट ऑफ वेवलेंथ, वो हमारी होती है HC अपॉन EV। क्या होती है? HC अपॉन EV। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा ये, अब दूसरी कंडीशन में जो आपको दिया हुआ है कि जब हमने Z को चेंज किया तो मैंने क्या बोला, Z के चेंज होने से इसमें कोई चेंज नहीं होता, ये केवल एक्सीलरेटिंग वोल्टेज पर डिपेंड करता है। और चूंकि दूसरी कंडीशन में हमने क्या है, सेम इलेक्ट्रॉन बीम को यूज किया है, मतलब कट ऑफ जो होगा बेटा, कट ऑफ हमारा सेम होगा। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कट ऑफ हमारा सेम हो गया। अब बात करते हैं के अल्फा की, ठीक है। देखो के अल्फा क्या है बेटा, के अल्फा जब आपने पढ़ा होगा यहां पे ट्रांजिशन होता है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1। तो पहले कंडीशन में जब z की वैल्यू 46 है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो बेटा जो हमारा के अल्फा आएगा 1 बाई लैम्डा के अल्फा आएगा, वो आएगा r z माइनस बी स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ठीक है। बेटा b क्या है, b हमारा स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और के अल्फा के लिए जो स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। क्लियर? मैंने क्या कहा, मैंने कहा स्मॉल b जो हमारा है वो स्क्रीनिंग कांस्टेंट है, और स्क्रीनिंग कांस्टेंट की वैल्यू हमारी 1 के बराबर होती है के अल्फा के लिए, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं यहां से, के अल्फा r, बेटा ये 46 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, क्योंकि ट्रांजिशन 2 से 1 है, ठीक है। तो 1 बाई के अल्फा क्या हुआ, ये हुआ हमारा r इंटू 45 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3 बाई 4, ठीक है। तो अगर मैं के अल्फा की वैल्यू निकालू बेटा जी यहां से, तो क्या होगा, तो होगा 4 बाई 3r, और ये होगा 45 का स्क्वायर, ठीक है। अब रेशो लेते हैं हम, रेशो हमारा कितना है, रेशो हमारा 2 के बराबर है। ये किसका रेशो है, ये रेशो है बेटा के अल्फा का, है ना, और ये कट ऑफ का, ठीक है। तो 2 इक्वल टू क्या होगा, के अल्फा मतलब 4 बाई 3r 45 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन क्या होगा, HC अपॉन EV। क्या होगा ये 4 EV अपॉन 3r HC 45 का स्क्वायर। क्लियर एकदम, ठीक है। अब बात करते हैं जब हमने Z को लिया है 41, ठीक है। अब बेटा ध्यान से समझो, इस लाइन के बाद हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, अब ध्यान से समझो। अगर बेटा मैं Z को 41 लेता हूं, ठीक है, अगर मैंने Z को 41 लिया, Z को मैंने 41 लिया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट B की वैल्यू 1 है, तो इस केस में Z माइनस B क्या होगा, Z माइनस B हमारा 40 हो जाएगा, ठीक है। और मैंने बोला कि हमने अगर Z चेंज किया है तो हमारा लैम्डा C कट ऑफ वेवलेंथ तो चेंज करने वाली नहीं है, ठीक है, केवल हमारा के अल्फा चेंज करेगा। और बेटा के अल्फा में भी क्या चेंज करेगा, के अल्फा में ये जो Z माइनस बी की वैल्यू है वो चेंज करेगी। यहां 45 की जगह हमारा कितना आ जाएगा, 45 की जगह हमारा यहां 40 आ जाएगा। क्लियर, क्योंकि 41 माइनस 1 इक्वल टू 40। तो मैं क्या कहूं, मैंने कहा बेटा अब मैंने रेशियो मान लिया है इसका R, और फिर से वैल्यू हमारी वही आने वाली है, क्योंकि बेटा HC अपॉन EV तो सेम रहने वाला है हमारा। तो फिर वैल्यू क्या आएगी, 4EV अपॉन 3RHC, और ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया, क्योंकि ये सेम रहेगा तो ये पूरी चीज हमारी सेम है, बस Z माइनस बी में हमारा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो R हमारा ये हो गया। तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब हमने क्या कहा, हमने कहा भाई कि 2 की वैल्यू किसके बराबर है, ये वैल्यू है 4EV अपॉन 3RHC,
4 EV अपॉन 3RHC 45 स्क्वायर, 45 स्क्वायर। क्लियर। और बेटा हमने अब नया रेशियो R माना और ये भी कितना होगा 4 EV अपॉन 3RHC और ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर। ठीक है, अब इनको डिवाइड कर दो, मतलब ये 1 हो गई और ये हमारी 2 हो गई। ठीक है, अब डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करने से हमने क्या बोला, हमने कहा कि 1 में से 2 को आप डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/R इक्वल टू, अब यहां जब डिवाइड कर दोगे बेटा आप, इससे हो जाएगा ये कैंसिल, इससे हो जाएगा ये कैंसिल, क्या आने वाला है 40 स्क्वायर अपॉन 45 स्क्वायर। क्लियर। और यहां से R की वैल्यू क्या होगी, ये होगी 2 इंटू 45 स्क्वायर अपॉन 40 स्क्वायर। क्लियर। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 45 इंटू 45 और ये होगा 40 इंटू 40। ठीक है। और बेटा जैसे ही आप इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो 5 से 1 काटा, 9 और 9, ये हो जाएगा 8 और 8, तो ये हो जाएगा 81 इंटू 2 और ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 32, तो हो जाएगा 81/32। ठीक है, इसका मतलब 2.5 के आसपास इसकी वैल्यू आएगी, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर देखो जो 2.53 है, इसका आंसर अपना आएगा 2.53। क्या आएगा, तो नया रेशियो अपना आएगा, वो नया रेशियो अपना आने वाला है 2.53। ठीक है, तो ये एक सिंपल सवाल जो एक्सरे के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको पहले हम लोग ढंग से समझेंगे कि ये बोल क्या रहा है। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये भाई कह रहे हैं कि ए थिन स्टिफ इंसुलेटेड मेटल वायर इज बेंट इनटू द सर्कुलर शेप। कह रहा है कि भाई अब इतना समझो कि एक मेटल वायर को हमने बेंट कर दिया है एक सर्कुलर शेप में। ठीक, बस इतना समझो अभी। ठीक है, अब कह रहा है टू एंड्स एक्सटेंडिंग टेंजेंशियली फ्रॉम द सेम पॉइंट ऑफ द लूप, द वायर लूप हैज मास m, रेडियस r। इस वायर लूप का मास m है और रेडियस इसकी r है। ठीक है, एंड इट इज एन यूनिफॉर्म वर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड V0। हमने V0 मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर दिया है। कह रहा है कि एज सोन इन द फिगर, ठीक है, फिगर में दिया हुआ है, इनिशियली इट हैंग्स वर्टिकली, शुरू में ये हमारा वर्टिकली हैंग कर रहा है। ठीक है, बिकॉज द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ऑन कंडक्टिंग सपोर्ट P एंड Q। ठीक है, when a current I pass through the loop turns about a line PQ by an angle theta। ठीक है, बेटा सवाल समझो क्या कह रहा है, कह रहा मेटल है हमारा ये वायर। ठीक है, रेडियस r, मास m। पहले ये ग्रेविटी के कारण बिल्कुल हमारा वर्टिकल है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने इसमें करंट पास करी, तो ये कह रहा है कि ये PQ लाइन के अबाउट, जो कि हमारा फिक्स एंड है, PQ लाइन के अबाउट ये क्या करता है, थीटा एंगल रोटेट कर जाता है। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है कि वो थीटा क्या है। ठीक है बेटा, ऐसे सवाल जब आपने एससी वर्मा भी सॉल्व की होगी तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस डीसी पांडे में हमें ऐसे क्वेश्चंस हमें मिल जाते हैं। ठीक है, कि वहां पे हमको जो हमारा मैग्नेटिक टॉर्क होता है, जैसे मैग्नेटिक टॉर्क हमारा क्या होगा M क्रॉस V, उसको हमको क्या करना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल टॉर्क के बराबर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म में हमने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक टॉर्क को ग्रेविटेशनल टॉर्क के बराबर करते हैं और उससे हम निकालते हैं कि इक्विलिब्रियम में ये हमारा कितना घूम गया है। ठीक है बेटा, होगा क्या, करंट बहने से क्या होगा, पहले आप ये समझो, हमने मान लिया कि करंट इसमें इस प्रकार से बह रही है। ठीक है, अब बेटा करंट अगर इसमें इस प्रकार से बह रही है, ठीक है, तो आप देखो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो देखो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है बेटा, बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट बेटा होता है I इंटू ए। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगी, करंट के अलोंग अपने उंगलियों को रखोगे, अंगूठा कहां आएगा, बाहर की तरफ, मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट इसका बाहर की तरफ है, ऐसे कुछ। और बेटा मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस तरफ है। ठीक है, तो अगर मैं M क्रॉस B निकालूं, ठीक है, M क्रॉस B अगर आप निकालो, देखो M क्रॉस B, M ये है और B ये है, तो देखो यहां टॉर्क लगेगा इस साइड। ठीक है, टॉर्क लेफ्ट वर्ड लगेगा और हम जानते हैं कि अगर टॉर्क अप्लाई होगा तो ये हमारा मूव करेगा और ये इक्विलिब्रियम में कुछ मैग्नेटिक टॉर्क जब ग्रेविटेशनल टॉर्क के बराबर होगा तभी हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी। ठीक है, तो बेटा इसको हम लोग करते हैं। तो बेटा सबसे सिंपल तरीका इसको करने का क्या है कि आप इसके साइड व्यू को देखो। ठीक है, साइड व्यू को आप देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखो कैसे, ठीक है, अब देखो मैंने कहा कि मैं इससे साइड व्यू से देखता हूं, तो देखो एक बार मैं बता देता हूं कि साइड व्यू से आपको कैसे दिखेगा। साइड व्यू से अगर मैं इसको ऐसे देखता हूं तो बेटा मुझे ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, मुझे इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, और इसमें करंट हमारी कितनी है, इसमें करंट हमारी I बह रही है। अब बेटा I करंट हमारी ऐसे बह रही है, तो देखो यहाँ पे ये करंट ऐसे बह रही है, तो देखो हमने क्या कर लिया, जो करंट हमारी इस प्रकार से है, करंट हमारी जो इस प्रकार से है,
हमने इसको मान लिया एंटी क्लॉकवाइज करंट, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज करंट होगी तो क्या होने वाला है, एंटी क्लॉक करंट होगी तो बेटा देखो एम कुछ इस प्रकार से होगा, एम कुछ इस प्रकार से होगा इसका, ठीक है। और बी हमने इसको ऊपर लगा रखा है, ठीक। अब देखो, अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, फटाफट आओ। देखो मैंने कहा कि देखो ये लूप जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। ये लूप हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक। अब देखो मैंने बोला कि भाई मैग्नेटिक मोमेंट हमारा हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक। और हमने करंट बहाई है इसमें एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। अब देखो, अब एम क्रॉस बी देखो कहां पे आ रहा है, ये हमारा बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है, ठीक है। अब देखो एम क्रॉस बी, देखो एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर हमारा ए है, तो देखो ये लूप जो है, ये लूप कुछ इस प्रकार से घूमेगा, ठीक है। ये लूप कुछ इस प्रकार से घूमेगा और देखो आप क्या करोगे, और देखो ये एम क्रॉस बी अगर करोगे तो डायरेक्शन कहां आएगी इसकी, डायरेक्शन इसकी अंदर की तरफ आएगी। समझ में आया कि नहीं आया, ये लूप कैसे घूम रहा है, लूप कुछ इस प्रकार से घूम जाएगा, समझ में आया। और टॉर्क जो होगा वो अंदर की तरफ होगा। तो अगर मैं मैग्नेटिक टॉर्क की बात करूं, ठीक है, तो जब ये रोटेट हो जाएगा, ठीक, तो जब ये रोटेट हो जाएगा, ठीक, तो मैंने मान लिया कि जब ये रोटेट होगा तो इसकी वर्टिकल पोजीशन हमारी बेटा ये है, इसकी वर्टिकल पोजीशन हमारी ये है, और ये रोटेट होके ये कुछ इस प्रकार से हो गई है, रोटेट होके ये कुछ इस प्रकार से हो गई है, ठीक। अब रोटेट होके जब ये कुछ इस प्रकार से हो गई है तो बेटा जो इसके मैग्नेटिक मोमेंट है, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा कुछ इसके परपेंडिकुलर इस प्रकार से, ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा एम, ठीक है। और देखो आपसे कह रहे हैं कि जो एंगल थीटा है वो हमारा पीक्यू लाइन के अवॉर्ड मूव कर रहा है, तो एंगल थीटा जो आपको लेना है वो वर्टिकल से लेना है, पीक्यू लाइन से लेना है, ठीक है। तो ये एंगल हमारा कितना हो गया, थीटा हो गया। तो बेटा आप ये बताओ कि अगर ये थीटा है, तो बेटा ये थीटा है तो ये हमारा कितना होगा, तो ये थीटा है तो मुझे लग रहा है कि ऐसे देखो इस चीज को, इसको अगर आप ऐसे देखोगे तो ये एक लाइन हमें इस प्रकार से दिखाई देगी और ये एक लाइन हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। ये लूप है क्योंकि साइड व्यू देख रहे हैं तो कुछ इस प्रकार हमें दिखाई देगा। इसका एम हमारा कुछ इस प्रकार होगा, ठीक है। अब देखो अगर ये थीटा है तो देखो बेटा ये कितना होगा, एक मिनट, ये अगर थीटा है तो ये देखो आप, ये तो हमारा हो गया एम। अगर ये थीटा है तो बेटा देखो ये वाला हमारा थीटा होगा, समझ में आया। ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है। और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। तो कितना हो गया ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो बेटा बी हमारा ऊपर की तरफ है, बी हमारा बेटा ये है, बी हमारा यही तो है बी नॉट, ये। तो देखो एम हमारा कितना है, इस प्रकार से है, और बी हमारा कुछ इस प्रकार से है, और एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो बेटा मैग्नेटिक टॉर्क में क्या लिखूंगा, तो मैग्नेटिक टॉर्क में लिखूंगा एम क्रॉस बी। हम केवल इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये होगा एम बी साइन, और बीच का एंगल कितना है 90 माइनस थीटा। तो टॉर्क मैग्नेटिक कितना होगा, ये होगा एम की वैल्यू क्या होती है आई इंटू एरिया ऑफ लूप इंटू बी, और ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। तो मैग्नेटिक टॉर्क क्या हुआ, मैग्नेटिक टॉर्क हुआ आई इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू बी कॉस थीटा। क्लियर। अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल टॉर्क की, ठीक है। अब बेटा ये देख ध्यान से, ये देख कि mg बेटा तेरा यहां एक्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब देख mg नीचे है और यहां से लेके सेंटर से लेके ये डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, तो ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर है, ठीक है। तो बेटा अब ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल टॉर्क होगा वो ग्रेविटेशनल टॉर्क क्या होगा, हम कहेंगे फोर्स और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स को तू देख पीछे बढ़ा ले, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारी हो जाएगी इसमें ये, तो क्या होगा ये होगा आर साइन थीटा, क्योंकि आर कॉस थीटा वर्टिकल आएगी और ये डिस्टेंस हो जाएगी आर साइन थीटा। क्या होगी, आर साइन थीटा।
तो क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसकी आर साइन थीटा, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो किसके बराबर है, वो ग्रेविटेशनल टॉर्क के बराबर है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा एट इक्विलिब्रियम जो मैग्नेटिक टॉर्क है टाउ मैग्नेटिक और जो ग्रेविटेशनल टॉर्क है ये हमारे बराबर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं आई पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा, आई पाई आर स्क्वायर बी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी आर साइन थीटा, ठीक है। यहां से आप देखो आर से बेटा एक आर स्क्वायर कैंसिल, तो ये आ गया आर, आई पाई आर बी, ठीक है। इसमें ले आओ नीचे एम जी, और ये साइन बाई कॉस क्या होगा, साइन बाई कॉस होगा टेन थीटा, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में अगर एंगल थीटा है तो टेन थीटा की जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी आई पाई आर बी अपॉन एम जी। क्या आएगी, आई पाई आर बी अपॉन एम जी। तो आई पाई आर बी नॉट अपॉन एम जी। तो इसका ऑप्शन जो सही होने वाला है वो ऑप्शन सही होने वाला है हमारा ए ऑप्शन। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल, ये एडवांस का मतलब वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन इस साल का ये था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम देखो कैसे करेंगे। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है, फिर डिस्कस करते हैं इसको। क्या कह रहा है, ए रीजन इन फॉर्म ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इन एक्स वाई प्लेन ऑफ हाइट एल हैज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी पॉइंटिंग इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये कह रहा है कि ये ट्रायंगुलर रीजन हमारा जो है हमने जेड डायरेक्शन में इस पूरे ट्रायंगुलर रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है, बिल्कुल सही, और इसकी हाइट जो है वो एल के बराबर है। क्लियर हो गया। अब देखो अब क्या कह रहा है, कंडक्टिंग लूप पी क्यू आर, एक लूप कंडक्टिंग लूप है पी क्यू आर, ठीक है, दिख रहा है आपको, ठीक। इन फॉर्म ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ सेम लेंथ एल, इसकी भी लेंथ सेम है, प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन विद वर्टेक्स पी एट एक्स इक्वल टू 0, बिल्कुल सिमेट्रिकल। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ले लिया, हाइट उसकी एल है, इसके वर्टेक्स में लगा दिया, वर्टेक्स हमारा क्या है, एक्स इक्वल टू 0 पे है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई एट टी इक्वल टू 0 लूप स्टार्ट्स एंटरिंग इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बहुत बढ़िया, कह रहा है टी इक्वल टू 0 पे लूप हमारा मूव करता है नीचे की तरफ, इस मैग्नेटिक फील्ड में क्या करता है, एंटर करता है। तो क्या ये कह रहा है कि हमारा प्लेन ऑफ ओरिएंटेशन वगैरह हमारा सेम रहेगा। तो हमको क्या निकालना है, शायद नेक्स्ट पेज में दिया होगा, हाँ बेटा हमको निकालना है विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट ग्राफ द वेरिएशन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस एक्स। क्लियर, देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर ये लूप हम नीचे की तरफ जाएगा, x इक्वल टू 0 पे है, और t इक्वल टू 0 में अगर ये मूव करना स्टार्ट करेगा और धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है, तो हमें बताना है कि x के साथ, ठीक है, x के साथ इसका जो हमारा ईएमएफ होगा वो ईएमएफ किस प्रकार से हमारा वेरी करेगा, हमें उसके ग्राफ को दिखाना है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक। तो बेटा जब ये वर्टेक्स में अभी हमारा यहां पे रखा हुआ है, ठीक है, अब बेटा हमने कहा कि ये t इक्वल टू 0 हमने बोल लिया यहां पे है, ये मूव करना स्टार्ट किया विद वेलोसिटी v, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद क्या होगा बेटा, क्या होगा कुछ टाइम बाद, b बेटा ऊपर की तरफ है, ये समझो b ऊपर की तरफ है, ठीक है। अब देखो कुछ टाइम बाद क्या होगा, हमने मान लिया कि कुछ टाइम बाद ये एंटर कर जाएगा। तो हमने कहा कि भाई एट t डैश इक्वल टू t, हमने माना कि भाई ये लूप जो है वो कुछ इस प्रकार से हो गया है, वो कुछ लूप जो है, कुछ लूप हमारा इस प्रकार से हो गया है, ठीक है, इस प्रकार से लूप हो गया। देखो अब इस ट्रायंगल की केवल ये साइड और ये वाली साइड इंटर कर रही है, और लगातार ये साइड इंटर करती जा रही है। इस साइड के कारण ही हमारा यहां पे क्या हुआ है, हमारा यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, क्योंकि यही मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर रही है। एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बेटा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कांस्टेंट स्पीड से मूव करते हैं तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है, आपने पढ़ रखा होगा, थोड़ा सा आपको याद दिलाता हूं मैं, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है वो आपने तो ये पढ़ रखा होगा कि माइनस डी फाई बाई डी टी, जैसे एंटर करेगा, ठीक है, जैसे एंटर करेगा तो फाई क्या होगा, बढ़ेगा, फाई बढ़ेगा तो क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा जो इसका अपोज करेगा, ठीक है। फिर मैंने कहा कि अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर हमारा मोशन हो रहा है तो हम इसी को क्या लिखते हैं, इसी ईएमएफ को हम लिखते हैं क्या, इसी को हम लिखते हैं B क्रॉस V
डॉट डीएल, वी क्रॉस बी डॉट डीएल, और बोलते हैं कि वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड एंड डीएल तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये हम बोलते हैं। ठीक है, इसका मतलब वेलोसिटी अगर बेटा इसकी एक्स डायरेक्शन में है, देखो इसकी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी है बेटा एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, अंदर क्या है, जेड, ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो बेटा जो इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी, वो इफेक्टिव लेंथ हमारी ये निकलेगी, देखो क्या निकलेगी, ये लेंथ इफेक्टिव लेंथ निकलेगी। क्लियर हो गया, क्योंकि ये जब एक्स लेंथ हमारी वाई में आएगी तभी वेलोसिटी इसके परपेंडिकुलर होगी। क्लियर, हमने मान लिया कि बेटा ये जो पोजीशन है, इस टाइम पे पोजीशन हमारा एक्स है। ठीक है, तो बेटा ये इसका हाफ डिस्टेंस है, तो ये हमारा कितना हो गया, ये हमारा हो गया x/2। ठीक है, हमने ये डिस्टेंस मान ली बेटा y, ये पूरी डिस्टेंस हमने मान ली y। ठीक है, अब बताओ बेटा ये y की वैल्यू कितनी होगी, तो देखो आपको पता है कि ये हमारा जो एंगल है वो 60 डिग्री है। ठीक है, तो पहले ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो ये एंगल हमारा कितना है, ये एंगल हमारा है 60 डिग्री। ठीक, ये हमने डिस्टेंस मान ली y, और ये जो हाइट आई है, ये हाइट अगर हमने x मानी है तो ये आधी हाइट जो होगी, क्योंकि आधा ट्रायंगल ये है, आधा ट्रायंगल ये है, तो आधी हाइट x/2 होगी, x पूरी हाइट है, x/2 आधी हाइट होगी। ठीक है, x/2 हमारी आधी हाइट होगी। ठीक है, अब देखो ये हमारा परपेंडिकुलर, तो इस ट्रायंगल में अगर मैं tan 30 लगाऊंगा, ध्यान से समझना भाई, tan 30 लगाऊंगा तो tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा, y का आधा, तो ये y/2, और बेस क्या है हमारा, ये बेस हमारा क्या है, बेस हमारा है x/2, ये क्या होगा, ये होगा हमारा 1/√3, ये हो जाएगा y/x, तो y इक्वल टू क्या आएगा, y इक्वल टू आ जाएगा x/√3, क्या आएगा, x/√3। तो ये डिस्टेंस जो y आने वाली है वो क्या आने वाली है, वो x/√3 आने वाली है, और VB और DL तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने क्या बोला, EMF हो जाएगा VBL, तो ये क्या हो जाएगा, V वेलोसिटी, और L क्या है, लेंथ कितनी हो गई, x/√3। तो यहां से देख सकते हैं E हमारा x के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये प्रोपोर्शनलिटी कब तक लगेगी, जैसे लूप एंटर करेगा 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 करेगा, जब तक इसका वर्टेक्स यहां आएगा, जब तक इसका वर्टेक्स इस पॉइंट पे नहीं आएगा तब तक हमारा ये प्रोपोर्शनलिटी मेंटेन रहेगी, और जैसे इसका वर्टेक्स इसको क्रॉस कर लेगा तो क्या होगा, ये पर्टिकुलर चीज जो है मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकल जाएगी, तब हमारा ईएमएफ चेंज करेगा। ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनलिटी साइन मेंटेन रहेगी x = L तक। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। ठीक है, अब देखो ऑप्शन देखते हैं, तो देखो प्रोपोर्शनलिटी साइन L तक मेंटेन है, इसमें भी L, इसमें भी L, इसमें भी L, मतलब आगे करने की रिक्वायरमेंट हमको अभी है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे की। ठीक है, अब देखो, अब एक ट्रायंगल हमारा था किस प्रकार से, एक ट्रायंगल इस प्रकार से था, एक ट्रायंगल हमारा इस प्रकार से था। ठीक है, और जब ये क्रॉस कर जाएगा बेटा, जब ये क्रॉस कर जाएगा पूरा, और क्रॉस करके ये आगे निकल जाएगा, देखो तब क्या होगा, ये x = 0 है, ध्यान से समझना, x = 0 है। हमने बोला कि भाई ये क्रॉस करके आगे निकल गया, तो ये कुछ हमारा इस प्रकार से स्ट्रक्चर हो जाएगा, ये मानते हो कि नहीं, ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ये x = 0 वाली लाइन से ये जो डिस्टेंस हमारी है ये अभी x है, हमने मान लिया कि ये हमारा x है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ है हमको दी है L दी है। ठीक है, देखो ये हमारा कितना हो जाएगा, x - L, और यहां भी कितना हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ये सिमिलरिटी बन रही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, x - L, जहां भी दिक्कत बता देना। ठीक है, अब देखो, अब मैंने पूरा यहां से यहां x माना है, तो ये मिड पॉइंट में क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्री बनेगी, बराबर ट्रायंगल होंगे, तो देखो मिड पॉइंट में क्या होगा, मिड पॉइंट में क्या होगा, ये डिस्टेंस हमारी हो जाएगी x/2। ठीक है, अब देखो है क्या, अब देखो ये जो लाइन है, ये लाइन, ठीक, और जो ये लाइन है, ठीक है, ये दोनों ईएमएफ इंड्यूस करेंगी, तो इन दोनों ईएमएफ जब इंड्यूस करेंगी, इसको मैं केवल इस इफेक्टिव लेंथ से रिप्लेस कर सकता हूं, इस हरी वाली इफेक्टिव लेंथ से रिप्लेस कर सकता हूं। लेकिन बेटा बात क्या है कि ये जो वायर है, ये वाला, यहां से देखो, जो यहां से ये वाला है, ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ चुका है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ चुका है, तो ये कोई भी ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं करेगा। इसका मतलब हमें इसकी जो इफेक्टिव लेंथ है, इसकी इफेक्टिव लेंथ हमको हटाना पड़ेगा। क्लियर हो गया, इसकी इफेक्टिव लेंथ को हमको हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो कैसे हटाएंगे हम लोग, पहले हम ये करते हैं, देखो ये x/2 है, जब ये x/2 है, हमको ये निकालना है, तो हम जानते हैं भाई x/2 हमारा ये था, यहां देखो, यहां हमने मान लिया, पहले ये देखो ये ट्रायंगल कितना है, ये देखो, ये हमने मान लिया, ये बनाया मैंने ये वाला ट्रायंगल। ठीक है,
ये लेंथ कितनी है, ये x/2 है, ठीक है। और ये हमने मान लिया कि y है ये, ठीक। और ये 60 बना ही रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये हमारा 30 हो गया। फिर लगाओ यहाँ पे, tan 30 परपेंडिकुलर ये होगा y/2 और अपॉन x/2, तो क्या होगा ये फिर से बेटा वही निकलेगा 1/√3 इक्वल टू y/x, तो क्या होगा ये x/√3 इक्वल टू y, ठीक। तो अब अगर मैं EMF लिखना चाहूंगा तो ये लिखूंगा v इंटू वी, और y कितना आ रहा है x/√3, ठीक है। लेकिन बेटा एक ध्यान देना है कि ये साइड और ये साइड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर निकल गई, ये कोई EMF इंड्यूस नहीं करेगी, तो ये लेंथ हमको हटाना पड़ेगा और ये लेंथ हमारी x - l है। एक बार और ट्रायंगल बनाओ, x - l, ठीक है। और ये हमको निकालना है ये वाली, तो ये हमने फिर मान ली हमने z, ठीक है। अब फिर लगाओ यहां 30 डिग्री, तो ये tan 30 कितना होगा z/2 x - l 1/√3 z/2 x - l, क्या होगा, ये होगा z इक्वल टू 2x - l/√3, ठीक है। बेटा ये रीजन और ये रीजन बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होगी ये भी हमारी इतनी आने वाली है, समझ में आया। बेटा ये लेंथ हमारी आ रही है बाहर, तो इसमें हम क्या करेंगे, ये इफेक्टिव लेंथ x/√3 से वो घटा देंगे, और ये अंदर आ रही है तो इसका जो EMF होगा इसके EMF को क्या करेगा, इसके EMF का अपोज करेगा, क्योंकि ये लेंथ बाहर जा रही है और ये लेंथ हमारी अंदर आ रही है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले इसमें हम ये घटा देते हैं अपना, ये इसमें से पहले हम ये निकाल देते हैं, तो क्या होगा -VB 2x - l माइनस VB 2x - l, ठीक है, /√3। और बेटा यहां पे एक माइनस का और यूज करोगे, क्योंकि ये क्या है, इसका जो EMF होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा डिस्टेंस इतना ही होगा, ठीक है, क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये एक बार और हम घटा देंगे, VB 2x - l /√3, ठीक है। तो आई थिंक E इक्वल टू आ जाएगा VB कॉमन, और ये हो जाएगा हमारा कितना, √3 भी कॉमन हो जाएगा, x - 2x - l माइनस 2x - l, ठीक है। अब देखो E क्या आएगा, VB/√3 x - 2x प्लस 2l - 2x प्लस 2l, ठीक है। E इक्वल टू VB/√3, ये क्या होगा 12 4l, ये होगा हमारा -3x, ठीक है। अब देखो बेटा जब 4l की वैल्यू 3x के बराबर होगा, जब 4l 3x के बराबर होगा तो हमारा क्या आएगा, E आ जाएगा 0, तो इसका मतलब x इक्वल टू 4l/3, मतलब ये होगा 1.33l पे कहीं पे EMF हमारा 0 होगा, ठीक है, समझ में आ गया। और इसके बाद देखो EMF ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है, x इससे बड़ा होगा तो EMF जो आने वाला है वो नेगेटिव आने वाला है, इसका मतलब EMF ने क्या कर लिया है, अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है। तो अगर मैं अपने ग्राफ को देखूं तो बेटा अगर ये ग्राफ यहां 0 से लेके l था, ठीक है, ये पहले नेगेटिव में था, 0 से लेके l था, ठीक है, 0 से लेके क्या था, l था, 0 से लेके l था, ठीक। अब देखो इसने अपने नेचर को चेंज किया, अब आंसर हमारा माइनस में आ रहा है, इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि ये हमारा कहां भाग रहा है, ये माइनस में भाग रहा है, क्योंकि ये अभी इसने क्या किया है, देखो ये इसने क्या किया है, इसने अपने नेचर को चेंज किया है। अगर हमने पहले माइनस मान रखा था तो अब हमारा आंसर प्लस में आना चाहिए, मतलब या तो ये सही होगा या तो ये सही होगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, ये भी हमारा गलत हो गया। लेकिन दूसरी इंफॉर्मेशन हमारे पास ये है, 4l/3 पे हमारा जो EMF आ रहा है वो 0 के बराबर आ रहा है। तो देखो 4l/3 यहां चेक करते हैं, तो देखो यहां पे 3l/2 पे 0 आ रहा है, इसका मतलब ये बी ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। और देखो यहां 3l/2 के जस्ट पहले, मतलब 1.5l के जस्ट पहले 4l/3 आता है, 1.33 आता है, तो लगभग इस पॉइंट पे EMF 0 आ रहा है और फिर अपना नेचर को चेंज कर रहा है। इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा क्या है, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। क्लियर, ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। तो पहले बेटा मैंने क्या किया, पहले मैंने एक x लिया, जब तक l तक नहीं आएगा तब तक EMF हमारा ये होगा, x के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे x से बाहर निकलेगा, ठीक है, वैसे क्या करेंगे, वैसे जब x से हमने बाहर निकला तो हमने ये देखा
कौन कौन सी उसकी जो साइड है वो ईएमएफ इंड्यूस कर रही है, ठीक है, और उसको हमने सॉल्व किया और हमारा जो आंसर आया उसमें हमको मालूम चला कि x इक्वल टू 4L/3 पे ईएमएफ 0 है और इसके बाद ईएमएफ अपने नेचर को चेंज कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा ये सवाल, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से करना है एकदम, ठीक है, और आगे आने वाले सालों में भी ये क्वेश्चन इस प्रकार के हमारे आ सकते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया, तो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखते हैं बेटा ये वाला सवाल क्या बोल रहा है हमसे, पहले ढंग से पढ़ते हैं इसको। क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ए इलेक्ट्रिक डाइपोल, स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी नॉट, ठीक है, एक स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट हमारा पी नॉट है, ठीक है, हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है, अबाउट इट्स सेंटर, मतलब इसके सेंटर के अबाउट, ठीक है, केप्ट एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस आर, एक हमारी स्पेरिकल सेल है, इसके सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे हमारा एक डाइपोल मोमेंट पी रखा हुआ है, डाइपोल हमारा बहुत स्मॉल है, इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो पी नॉट है और हमारा जो डाइपोल मोमेंट पी नॉट है और बहुत ही स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अब कह रहा है कि द सरफेस डेंसिटी हमारे क्या दिया हुआ है, इस स्फीयर में हमारा सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है, और जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और कह रहा है कि डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट एंगल थीटा, ऐसा होने ना फिगर, बहुत बढ़िया, व्हाइल स्टेइंग एट डिस्टेंस आर, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई डाइपोल अगर रोटेट करने के लिए फ्री है तो कौन से ऑप्शन हमारे सही होंगे, इट रिलीज फ्रॉम द रेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार का हमारा कोई कन्फ्यूगेशन है और डाइपोल को अगर हमने रेस्ट से हमने अगर इसको लीव कर दिया तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं, पहला क्या कह रहे हैं, डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशंस एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि ऑसिलेशन होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो पहले आप देखो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आर डिस्टेंस में क्या होगी। तो बेटा ये एक स्पेरिकल सेल है, स्पेरिकल सेल है, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, ठीक है, और इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो आप कहोगे सर कि अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो ये तो सिंपल फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r², ठीक है। और यहां पे हमने इसके चार्ज फैला रखा है, चार्ज फैला रखा है, और क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि जो चार्ज हम फैला रखा है वो हमारा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये हमारा सिग्मा हमने मान लिया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ये होगा हमारा 1/4πε0, क्यों क्या होगा, सिग्मा इंटू 4πr², और ये होगा हमारा, ये हमारा होगा r²। बेटा यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, जो हमारा चार्ज है वो सिग्मा इंटू एरिया, और चार्ज कितने एरिया में फैला हुआ है, ये 4πr² एरिया में फैला है, कैपिटल आर यूज होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई बेटा, ये आई 4π से 4π कैंसिल, तो आ गई सिग्मा कैपिटल r² बाई ε0 r²। क्लियर, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे आ चुकी है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, अब आप ये देखो कि स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल मोमेंट बेटा इसका कुछ इस प्रकार से है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा हमारी कुछ इस प्रकार से है, ठीक। अब कह रहा है कि किसी भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर के लिए ये ऑसिलेशन प्रोड्यूस करेगा, ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, ए हमारा बिल्कुल गलत होने वाला है। क्यों गलत होने वाला है, क्योंकि बेटा अगर कोई भी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर ले लेंगे, अगर ये आर इस स्फीयर के अंदर आ गया, अगर मैंने मान लो ये आर यहां पे आ गया तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे 0 होगी तो डाइपोल के ऊपर कोई भी टॉर्क नहीं लगा पाएगी, और टॉर्क नहीं लगा पाएगी तो डाइपोल हमारा मूव नहीं करेगा। क्लियर हो गया, तो किसी भी फाइनाइट वैल्यू के लिए हमको तो ऑसिलेशन नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो बेटा बाहर ही ऑसिलेशन क्यों मिलेंगे हम देखते हैं। अब देखो, अगर बेटा देखो डाइपोल मोमेंट हमारा इस प्रकार, यहां हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और डाइपोल मोमेंट हमारा कुछ इस प्रकार से है, हमने मान लिया इनके बीच का एंगल थीटा है, तो क्या टॉर्क को मैं लिख सकता हूं, भाई हम जानते हैं कि टॉर्क क्या होता है, ये होता है P क्रॉस E, ये होता है P क्रॉस E। देखो P क्रॉस E इसका मतलब ये जो है ना P क्रॉस E, इसका मतलब डाइपोल कुछ ऐसे घूमने वाला है, डाइपोल कुछ इस प्रकार से घूमने वाला है, मतलब डाइपोल अपनी पोजीशन को दोबारा रीस्टोर करे, बिल्कुल। तो जो टॉर्क हमारा ये बनेगा वो बनेगा रीस्टोरिंग टॉर्क, और ये टॉर्क जो होगा वो होगा PE इंटू साइन थीटा, और रीस्टोरिंग टॉर्क है तो यहाँ माइनस लगा देंगे, तो ये टाउ रीस्टोरिंग क्या होगा, माइनस P, E की वैल्यू कितनी है, सिग्मा r² बाई ε0r², ठीक है। और ऑसिलेशन स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल ऑसिलेशन बोल रहा है, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है स्मॉल ऑसिलेशंस, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है स्मॉल ऑसिलेशंस, मतलब थीटा जो है हमारा, थीटा हमारा स्मॉल है, और जब भी थीटा हमारा स्मॉल होता है साइन थीटा को हम लिखते हैं थीटा, और तो यहां हम लिख देंगे थीटा। क्लियर हो गया, ठीक है।
टाउ इक्वल टू हम जानते हैं कि ये आई अल्फा होता है, तो जगह माइनस पी सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर थीटा। तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आने वाली है, माइनस पी सिग्मा आर स्क्वायर बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई इंटू थीटा। और अल्फा इक्वल टू होता है एसटीएम की कंडीशन के लिए माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा के बराबर। तो यहां से बेटा जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकलने वाली है, इसको कंपेयर करो तो क्या निकलेगा, पी इंटू सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू आई। ठीक है, इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर पहला ऑप्शन में कह रहा है कि हर फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर के लिए स्मॉल ऑसिलेशन मिलेंगे, ये तो बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर मैंने ये पॉइंट मान लिया तो यहां तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो ये जो डाइपोल में कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा, और डाइपोल में अगर कोई भी टॉर्क नहीं लगेगा तो डाइपोल हमारा मूव नहीं करेगा, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में ही मेंटेन रहेगा। लेकिन बाहर हमने बात करी कि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई तो स्मॉल ऑसिलेशन के लिए हमको एसटीएम वाली कंडीशन मिल गई। ठीक है, तो बेटा दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर बट आर इज ग्रेटर देन आर, आर की वैल्यू रेडियस से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है कि स्मॉल ऑसिलेशंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी इतना एट आर इक्वल टू 2r, तो सिंपल आर की वैल्यू 2r यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो बेटा हमारा ये ओमेगा स्क्वायर कितना आया, ओमेगा स्क्वायर कितना आया, ये आया पी सिग्मा आर स्क्वायर, पी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई, एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर आई। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा यहां पे क्या है, यहां पे बेटा आर की वैल्यू को 2r पुट कर दो, आर को हम 2r पुट कर देते हैं, फटाफट देखो। तो ये ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, ये होगा पी सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये बेटा 2r करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर इंटू आई, आर से आर कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कितना आएगा, पी सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू 4i। ठीक है, तो ओमेगा कितना आएगा, अंडर रूट पी सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट आई। ठीक, तो यहां देखो, अब यहां देखो, हम यहां देखते हैं तो देखो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, क्योंकि वहां 2 हमारा ऊपर है और हमारा नीचे आ रहा है। ठीक है, अब 10r के लिए और चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो r की वैल्यू जब 10r लोगे, r की वैल्यू जब 10r लोगे तो ये ओमेगा स्क्वायर कितना है, पी सिग्मा आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट आई इंटू स्मॉल आर, और यहां वैल्यू पुट कर दो बेटा यहां पे, तो ओमेगा स्क्वायर कितना होगा, पी सिग्मा आर स्क्वायर, यहां बेटा 10r तो ये हो जाएगा 100r स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट आई। ठीक, ये कैंसिल, तो ये ओमेगा कितना हुआ, ये हुआ रूट ओवर पी सिग्मा अपॉन 100 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आई। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या होगा, हमारा देखो ये चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे 100 एप्सिलॉन नॉट इंटू आई, मतलब ये ऑप्शन सही है, मतलब हमारा बी और डी यहाँ पे सही है। क्या सही है, हमारा यहाँ पे बी और डी एकदम सही ऑप्शन है। क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो ये क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, क्या बोल रहा है बेटा, ध्यान समझो। ये कह रहा है कि टेबल टेनिस बॉल ऑफ रेडियस 3/2 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, टेबल टेनिस बॉल है हमारी 3/2 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, एंड मास 22/7 इंटू 10 की पावर -3, 22/7 इंटू 10 की पावर -3, ये हमारा मास हो गया। ठीक है, अब देखो, अब ये कह रहा है कि भाई इट इज स्लोली पुश डाउन इनटू द स्विमिंग पूल ऑफ टू अ डेप्थ ऑफ 0.7 मीटर बिलो द वाटर सरफेस। हमने इसको धीरे से प्रेस किया हुआ है स्विमिंग पूल में 0.7 मीटर तक। ठीक है, एंड देन रिलीज्ड इट इमर्जेस वाटर सरफेस विद स्पीड भी। कह रहा है ये हमने क्या कर दिया, वहां पे छोड़ दिया, और क्या हो गया, ये वाटर सरफेस से इमर्ज करी v स्पीड से विदाउट गेटिंग वेट, मतलब विदाउट गेटिंग वेट, एंड राइजेस अप टू ए हाइट एच, और एट हाइट राइज की है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है बेटा, तो कह रहा है पहला ऑप्शन वर्क डन इन पुशिंग द बॉल टू अ डेप्थ d इक्वल टू 0.077। ठीक है बेटा, क्या हुआ है यहां ध्यान से समझो आप, ये हमारा स्विमिंग पूल है, ये बॉल है, इसे हमने नीचे की तरफ प्रेस किया है, और कहां तक प्रेस किया है, 0.7 मीटर तक प्रेस किया है। कितना प्रेस किया है, 0.7 मीटर तक। ठीक है, यहां तक हमने इसको प्रेस कर दिया, ये हमारा स्विमिंग पूल इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब देखो पहले मैं डेंसिटी निकाल लेता हूं इस बॉल की, तो बॉल की डेंसिटी क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा मास
अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब कितना होगा 3/2 का क्यूब इंटू 10 की पावर -6। क्लियर है, 6 ही होगा ना, ठीक है 6 ही होगा बेटा, ठीक है 36 ठीक है। तो रो एस कितना होगा, ये होगा इससे कैंसिल, तो ये क्या होगा 10 की पावर -3 और ये हो जाएगा हमारा 4/3, ये हो जाएगा 27/8 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो इसका मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रो एस इक्वल टू 2/9 इंटू 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हमारी क्या आ गई, ये बॉल की डेंसिटी आ गई। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉल जब बेटा यहां पे होगी तो इसका mg कहां लग रहा होगा, नीचे की तरफ, पॉइंट फोर्स कहां लग रहा होगा, ऊपर की तरफ। एक बार इसके mg को निकालते हैं। ठीक है, mg की वैल्यू क्या है 22/7 इंटू 10 की पावर -3 इंटू जी। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, पॉइंट फोर्स क्या होगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू वी इंटू जी। ठीक है बेटा, सिग्मा ये हो जाएगा डेंसिटी पानी की, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो इसका मास बाई डेंसिटी हो जाएगी इस बॉडी की, और इंटू जी मतलब ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो बेटा आपका mg फोर्स कम आएगा और पॉइंट फोर्स ज्यादा आएगा। क्यों, पॉइंट फोर्स ज्यादा आएगा इसलिए हमको बॉल को कंप्रेस, मतलब बॉल में हम ऊपर से फोर्स लगाएंगे तभी तो बॉल नीचे आएगी, क्योंकि अगर देखो F ज्यादा है तो बॉल ऊपर भाग रही है, तभी तो हम जब यहां से रिलीज कर रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ भाग रही है। इसका मतलब इसको नीचे दबाने के लिए हमने एक एक्सटर्नल फोर्स यहां लगाया होगा, हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा बॉल में नीचे की तरफ, जो mg को सपोर्ट कर देगा, और बॉल को हम स्लोली ला रहे हैं तो ये mg को सपोर्ट करके इसकी वैल्यू f के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो पहले हम निकाल लेते हैं कि f एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होगी। तो ये में अगर mg में ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो होगी पॉइंट फोर्स के बराबर होगी। तो जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा है ये हमारा होगा पॉइंट फोर्स माइनस mg, और जो एक्सटर्नल फोर्स हमारा है, अब पॉइंट फोर्स क्या होगा, सिग्मा मतलब 10 की पावर 3 पानी की डेंसिटी इंटू मास अपॉन डेंसिटी, मास कितना है 22/7 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, और डेंसिटी कितना आया यहाँ पे 2/9 10 की पावर 3। ठीक है, और इंटू 10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और इसमें से हम क्या कर देंगे, इसमें हम क्या करेंगे भाई, ये हमने क्या निकाल लिया, हमने निकाल लिया पॉइंट फोर्स और माइनस mg कर दिया। mg की वैल्यू कितनी है 22/7 10 की पावर -3 इंटू 10। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बेटा, जो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू आने वाली है आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू 0.11 करीब आएगी। क्या आएगी 0.11 इसकी वैल्यू आएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, इसकी वैल्यू हमारी इतनी आएगी। तो बेटा जब इसकी वैल्यू 0.11 आएगी, ठीक है, तो बेटा जब हम ये बताओ, तो जब हम इसको डुबा रहे हैं लगातार नीचे की तरफ और फोर्स की वैल्यू हमारी इतनी है, तो जो बेटा वर्क की वैल्यू होगी जो हमारे ऑप्शन 1 में दिया है, वर्क डन इन पुशिंग द ब्लॉक टू पुशिंग द बॉल टू द डेप्थ d 0.7 दिया है, तो क्या होगा, हमने फोर्स F लगाया और F की वैल्यू क्या है 0.11 और d की वैल्यू कितनी है 0.7, तो क्या वर्क की वैल्यू हमारी आ गई 0.077, ये आ गया। तो ये हमारा हो जाएगा, इतने जूल हमने क्या किया, इतने जूल हमने वर्क किया। ठीक है, तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, कह रहा है इफ वी नेग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन स्पीड इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो स्पीड कैसे निकालेंगे, स्पीड हम निकालेंगे कैसे। अब आप ये चीज देखो कि जैसे यहां पे बॉल को मैं छोड़ूंगा तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया। ठीक है, तो पॉइंट फोर्स ज्यादा है mg से, समझना। अगर मैं बॉल को यहां से छोड़ दूंगा तो एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया, क्योंकि अब तो मैं पुश नहीं कर रहा हूं। ठीक, लेकिन पॉइंट फोर्स ज्यादा है, तो पॉइंट फोर्स ज्यादा है तो बॉल ऊपर की तरफ आ जाएगी, और पॉइंट फोर्स mg से कितना ज्यादा है 0.11 ज्यादा है। तो बॉल बेटा जब यहां से छोड़ी जाएगी तो यहां से ऊपर जाने में कितना वर्क कर लेगी, तो आप कहोगे वर्क तो हम निकाल चुके हैं, पॉइंट फोर्स कितना ज्यादा है इससे 0.11 और डिस्टेंस कितना है 0.7, यही हमारी बॉल की वेलोसिटी होगी, क्योंकि ये पानी ने वर्क किया होगा बॉल के ऊपर, और जितना बॉल का वर्क किया होगा ये बॉल की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो यहां से बेटा क्या करोगे आप 0.77 और 1/2 m कितना है 22/7 10 की पावर -3 इंटू वी, इसको पूरे को सॉल्व कर लोगे तो जो यहां से v निकल के आएगा
वो 7 मीटर पर सेकंड निकल के आएगा। ठीक है, तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो हमारा बी ऑप्शन भी सही हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा 7 दिया हुआ है। ठीक है, और तीसरा पार्ट जो है, वी निग्लेक्ट द विस्कस फोर्स इन वाटर देन हाइट एच इक्वल टू 1.4 मीटर। तो देखो इसको यहीं देख लेते हैं हम लोग। तो देखो जब स्विमिंग पूल में बॉल हमने क्या करी, हमने इसमें कुछ एक्सटर्नल फोर्स लगाया, ये बॉल यहां तक गई मान लो, और फिर बेटा इसमें क्या लगा, ये बुआइंट फोर्स लगा और ये नीचे गई mg से। अब ये क्या किया, जब हमने एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो देखो ये हमारी v वेलोसिटी से ऊपर गई और v की वैल्यू कितनी है, 7 मीटर पर सेकंड। ठीक, और ये ऊपर की तरफ निकली और इसने मैक्सिमम हाइट h ट्रेवल करी। तो h की वैल्यू हमने बता दिया कि भाई अगर v वेलोसिटी से ऊपर की तरफ जाएगी तो ग्रेविटी इसको क्या करेगी, धक्का लगाएगी, और जो h मैक्सिमम होगा वो आएगा हमारा v²/2g। जो h की वैल्यू होगी वो v²/2g मतलब 7²/2 × 10। तो h जो होने वाला है वो हो जाएगा 49/20, मतलब ये जो वैल्यू हमारी होगी लगभग कितनी होगी, 2 पॉइंट समथिंग होगी, 2.5 के आसपास। ठीक है, लेकिन ये 1.4 दिया, मतलब सी गलत है। इसका मतलब हमारा कौन सा सही है, इसमें ए सही है अभी तक और बी सही है। ठीक है, सी गलत है। और फोर्थ और देख ले हैं, रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स एक्सक्लूडिंग विस्कस फोर्स, मतलब विस्कस फोर्स को हटा के नेट फोर्स कितना आ रहा है, तो नेट फोर्स तो हमारा वही आ रहा है ना, बुआयंसी माइनस mg। अगर विस्कस नहीं मानेंगे, विस्कस अगर 0 कर देंगे तो नेट फोर्स कितना आ रहा है, 0.11। तो ये 0.11 हमारा नेट फोर्स हो गया। और बेटा जो हमारा मैक्सिमम विस्कस फोर्स ये है, मैक्सिमम विस्कस फोर्स ये हो जाएगा 6 पाई नीटा आरबी, 6 पाई नीटा आरबी, इसकी वैल्यू निकालो तो हो जाएगा 0.116 पाई मतलब 22/7। नीटा कितना दिया हुआ है, नीटा दिया हुआ है 1 × 10⁻³ और रेडियस कितनी दी है, रेडियस दी है 3/2 और v की वैल्यू हमारी है 7। जैसे यहां वैल्यू पुट करोगे और आपका जो आंसर आएगा वो आंसर आ जाएगा 500/9। ठीक है, तो आपका ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसका मतलब यहां जो ऑप्शन सही होंगे वो ए, बी और डी सही होंगे। क्लियर हो गया एकदम। ठीक है, क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, अब बेटा ये सवाल बहुत ही बेहतरीन सवाल। ठीक है, क्या बोल रहा है, ए पॉजिटिव सिंगली आयनाइज्ड एटम ऑफ मास am। ठीक है, देखो सिंगली आयनाइज्ड है, इसका मतलब इसके पास जो आयन है, चार्ज क्या है इसका E+, केवल क्योंकि सिंगली आयनाइज्ड है, और इसका मास कितना है, मास इसका है am। ठीक है, अब कह रहा है एक्सलेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ वोल्टेज 192 वोल्ट। ठीक है, और रेस्ट से एक्सलेट कर रहे हैं और हमने वोल्टेज कितना लगाया है इसके अक्रॉस, वोल्टेज लगाया है 192 वोल्ट। ठीक, तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी इस पार्टिकल की, इस पार्टिकल की एनर्जी कितनी हो जाएगी, E = E × V, तो ये हो जाएगा 192। तो 192 E × V इसकी एनर्जी होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये कह रहा है कि इट एंटर्स इन अ रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ विद W। इस पूरे पोर्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर दी है। ठीक, अब B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू 0.1 k कैप है, 0.1 k कैप। ठीक है, अब देखो कह रहा है एज शोन इन द फिगर आयन फाइनली हिट्स डिटेक्टर। ये डिटेक्टर में अपना हिट कर रहा है आयन बिलो डिस्टेंस x। ठीक है, अब कह रहा है कि भाई ये मास वगैरह दिए हैं। देखो क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, पहला ऑप्शन चेक करो, वैल्यू ऑफ x फॉर H+ आयन इज 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां देखो बेटा आराम से हम लोग आराम से देखेंगे इस सवाल को। इलेक्ट्रॉन बीम हमारी ऐसे गई और इलेक्ट्रॉन बीम हमारी क्या कर गई, यहां से एंटर कर गई। तो वेलोसिटी किस प्रकार से, इस प्रकार से। मैग्नेटिक फील्ड बेटा देखो ऊपर की तरफ है, पहले देखो फोर्स कहां लगेगा, तो देखो फोर्स होता है Q V क्रॉस B। तो देखो V और क्रॉस B, फोर्स कहां लगा, फोर्स लगा नीचे। देखो ये V हो गया और क्रॉस B, तो फोर्स कहां लगा, नीचे। मतलब इस बीम में फोर्स लगेगा नीचे और ये एक सर्कुलर मोशन को ऑब्टेन करेगी, क्योंकि हमारा हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स होगा, तो ये बीम होगी वो सर्कल में मूव करेगी। ठीक है, तो देखो बीम हमारी देखो यहां ऐसे मुड़ेगी 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 और इस प्रकार से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है बेटा, बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि जब हॉरिजॉन्टल हमारी जितने एंगल में बीम एंटर करती है उतने एंगल में हमारी एग्जिट करती है, और ये अगर मेरा सेंटर है और ये अगर रेडियस के बराबर है तो ये भी हमारा रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, तो जो डिटेक्टर में ये हिट कर रहा है तो उसकी वैल्यू देखो, डिटेक्टर हमने मान लिया ये आयन आया डिटेक्टर में हिट कर दिया, तो जहां हिट कर दिया वो डिस्टेंस हमने x मान रखा है, तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू हमारे 2r के बराबर होगी। ठीक, और r की वैल्यू क्या होगी, r की वैल्यू होती है mb/,
क्यू बी, तो क्यू की वैल्यू ई है। अब देखो बेटा 2 और m को क्या लिखते हैं, एम वी को, तो इसको हम लिखते हैं 2me और यहां लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी और ये क्या हो जाएगा ई बी। ठीक है, तो x क्या होगा, x होगा 2 इंटू 2m और काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटा 192 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा ईबी। ठीक, पहले इसका एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, पहले सिंपल इसका एक्सप्रेशन निकालते हैं, तो ये हो जाएगा √2m ई बाई ई बी। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से हो जाएगा ये E इंटू वी, इसको लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2m और E से E स्क्वायर आके कैंसिल, तो यहां से हो जाएगा 2mv अपॉन ई बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा पूरा, अगर इसको हम लिख देंगे तो अभी इसको ऐसे लिख देंगे, ये हो जाएगा 2 इंटू √2m 192 वोल्ट अपॉन ई इंटू बी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी चीज हो जाएगी यहां से। ठीक, अब देखो, अब हमसे ये कह रहा है कि भाई फॉर H प्लस आयन, ये जो हमारा ये दिया हुआ है x की वैल्यू 4 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो H प्लस आयन की यहाँ वैल्यू रख दो। H प्लस आयन मतलब इसका मास कितना दिया हुआ है, प्रोटॉन के बराबर 4/3 e की पावर -27, ये हो जाएगा। और चार्ज की वैल्यू रख दो आप 1.6 10 की पावर -19, बी की वैल्यू आप रख दो 0.1। सारी वैल्यूज आपको देखो बेटा गिवन है और जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां बेटा ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बस कैलकुलेट आपको करना है, आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बी ऑप्शन देखते हैं, कह रहा वैल्यू ऑफ एक्स फॉर द आयन am इक्वल टू 144 इज 48 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है अगर am की वैल्यू मैं 144 ले लूं तो क्या जो x आएगा वो 48 आएगा। तो देखो बेटा यहां ध्यान से आप देखो, आप ध्यान से यहां पे देखो, ध्यान से आप देखो, यहां पे x की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 2mv वोल्टेज अपॉन ईवी स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने मास को यूज कितना किया है 5/3 10 की पावर -27, तो x जो आया मेरा वो आया मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बेटा मैं x m को क्या यूज करने वाला हूं 144, तो 144 जब इसका मास होगा, देखो 144 जब इसका मास होगा इसका मतलब 144 प्रोटॉन और 144 न्यूट्रॉन के मास के बराबर होगा। तो प्रोटॉन का मास हमको दिया हुआ है 5/3 10 की पावर -27, इसका मास हमने इतना कर दिया। तो देखो इसमें अंतर क्या आएगा, केवल एक 144 का फैक्टर यहां पे आ जाएगा और जब 144 का फैक्टर यहां आ जाएगा और इसका यहां रूट लोगे तो इसके कारण देखो 144 का रूट आएगा 12 और ये आंसर अपना आया 4। तो जो x यहां निकलेगा वो कितना निकलेगा, वो 48 सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, जो प्रीवियस कैलकुलेशन हमने की है उसको हमने यूज कर लिया और 144 का रूट अंदर आएगा, अंदर बाहर निकलेगा तो ये 12 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 48 हमारा सीधे आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये भी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक, अब बात करते हैं, अगर जो डिटेक्टिंग आयंस है इनकी वैल्यू अगर 1 से लेकर 196 के बीच में हो तो जो x1 माइनस x0 की वैल्यू है, देखो मतलब बात क्या है कि देखो अगर देखो ये हम देखते हैं कि देखो ये मास पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ये मास पे x डिपेंड कर रहा है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी रेडियस ज्यादा होगी, उसका x ज्यादा होगा। तो कह रहा है कि 1 से लेकर 196 के बीच का जो डिफरेंस है वो हमारा कितना आ रहा है, वो हमारा इसमें आ रहा है 55 सेंटीमीटर। देख लो भाई, तो देखो 1 के लिए क्या वैल्यू थी, 1 के लिए वैल्यू क्या थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब x2 अगर हम निकाल लें, किसके लिए निकालना है 156 है क्या 196 है, सॉरी 196। अब 196 है, देखो ये पूरी वैल्यू हमारी सेम है। ठीक है, 2mv अपॉन ई बी स्क्वायर। ठीक है, बस यहां पे मुझे क्या पुट करना है, अब 196 एक्स्ट्रा पुट करना है। जैसे 196 एक्स्ट्रा पुट करूंगा तो इसका रूट ओवर कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा और पूरी वैल्यू कितने बराबर है 4 के बराबर है, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा बराबर आ जाएगा 56 सेंटीमीटर के। क्या हो जाएगा 56 सेंटीमीटर के। ठीक है, और देखो 56 सेंटीमीटर का जब डिफरेंस लिया जाएगा, जब डिफरेंस लिया जाएगा तो क्या आएगा, आंसर आएगा अपना 52 सेंटीमीटर। क्या आएगा 52 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सी ऑप्शन अपना गलत है, वहां क्या आ रहा है, वहां 55 आ रहा है और एक्चुअल आंसर कितना है हमारा 52। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कह रहा मिनिमम विड्थ W ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टिंग AM 196 के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो विड्थ है, जो W है वो डिटेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो अगर बेटा चार्ज पार्टिकल बेटा मैक्सिमम देखो कैसे जा सकता है,
इस प्रकार जाएगा, ठीक, ऐसे निकल जाएगा। मैक्सिमम बेटा चार्ज पार्टिकल ऐसे जा सकता है इस प्रकार से, ठीक है, मतलब यहां टच होके यहां से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बाहर निकलेगा तो फिर बाहर चला जाएगा ये, ठीक है। पूरा मुड़ के आने के लिए मैक्सिमम ये चार्ज पार्टिकल यहां से इस प्रकार जाएगा, ठीक है। और यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इसकी, ये हमारा रेडियस के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो 196 के लिए रेडियस निकाल लेते हैं भाई। तो 196 के लिए आप रेडियस निकाल लो। तो 196 के लिए देखो x की वैल्यू कितनी आ रही है, 56। तो x तो हमारा 2r के बराबर है ना भाई, x जो है वो मेरा 2r के बराबर है ना। देखो x जो पूरा है r और r 2r के बराबर है, तो 2r की वैल्यू कितनी है, 56। तो r की वैल्यू हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो मिनिमम जो विड्थ आनी चाहिए वो 28 सेंटीमीटर आनी चाहिए, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कितना, ये हमारा लिखा हुआ है कितना, 56। तो देखो ये भी हमारा गलत है, 56 यहां लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सही है हमारे ए और बी, ए और बी, क्लियर। अब देखो, अब ये सवाल देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल। कह रहा डायमेंशन ऑफ अ कोन मेजर्ड बाय यूजिंग अ स्केल, लीस्ट काउंट 2 मिलीमीटर। इसकी लीस्ट काउंट कितनी है, लीस्ट काउंट है इसकी 2 मिलीमीटर, ठीक है, समझ में आ गया। और कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द बेस एंड हाइट बोथ आर मेजर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट कितनी है, 20 सेंटीमीटर, और ये इसका डायमीटर कितना है, 20 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल सवाल, देखो फटाफट करते हैं इसको, ठीक। वॉल्यूम क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज निकालना है मुझे, किसमें, वॉल्यूम में। वॉल्यूम होता है इसका 1/3 पाई स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। इसको लिखूंगा मैं 1/3 पाई आर को लिखूंगा d/2 का स्क्वायर इंटू एच। तो वॉल्यूम क्या होगा, ये होगा पाई d²/12 इंटू एच, ठीक है। अब निकालते हम कैसे हैं, इसको लिखेंगे डेल्टा v/v, ये पाई हट गया, कांस्टेंट है 12 हट गया, ये हो जाएगा 2 डेल्टा d/d प्लस डेल्टा h/h, ठीक। अब देखो डेल्टा v/v क्या होगा, 2 इंटू डेल्टा d/d, डेल्टा d/d मतलब देखो ये लीस्ट काउंट कितना है इसका, मतलब मिनिमम कितना मेजर कर रहा है, 2 मिलीमीटर, तो ये 2 मिलीमीटर हो गया। और d कितना है, 20 सेंटीमीटर, मतलब 20 सेंटीमीटर का मतलब 200 मिलीमीटर, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, 2 मिलीमीटर, और यहां कितना हो जाएगा, 200 मिलीमीटर, ठीक है। परसेंटेज निकालना है तो क्या कर दूं, 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 400 अपॉन 200, और ये कितना हो जाएगा 200/200, तो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 2। तो 2 + 1 कितना होगा, 2 + 1 हो जाएगा हमारा 3%। कितना आंसर आया इसका, इसका आंसर हमारा आ जाएगा 3%, ठीक है। जो मैक्सिमम परसेंटेज एरर जो हमारा कोन का वॉल्यूम है उसको निकालने में होगा हमारा 3% की एरर आएगी। सिंपल सवाल था, आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। तो रिलेटिव मोशन एंड कोलिजन के ऊपर बहुत ही बढ़िया सवाल, इसको हम देखते हैं। सिंपल सवाल है, ठीक है। बॉल इज थ्रोन फ्रॉम लोकेशन x0 y0 x0 0, ठीक है। तो ये ओरिजिन दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो हमारा दिया हुआ है ओरिजिन, मतलब 0,0, ठीक। एक बॉल हमने थ्रो कर दी है ऐसे कुछ, ठीक। ये कह रहा है हमारा इनिशियल स्पीड v0 एट एंगल θ0, ठीक है, v0 एट एंगल θ0, क्लियर। बॉल इज टू हिट बाई अ स्टोन व्हिच इज थ्रोन एट सेम टाइम फ्रॉम द लोकेशन x1 y1 l,0, l,0 से हमने फेंक दिया, और स्टोन इज थ्रोन एट एन एंगल 180 - θ1 फ्रॉम +x डायरेक्शन, सुटेबल इनिशियल स्पीड, ठीक है। तो बेटा ये हमने कुछ इस प्रकार से फेंका कि जो +x से जो ये डायरेक्शन बना रहा है 180 - θ1, तो यहां से ये θ1 बनाएगा, और यहां से मैंने वेलोसिटी इसकी मान ली v1, ठीक है बेटा। अब कह रहा है कि फॉर सुटेबल इनिशियल स्पीड, ठीक है, और कह रहा है फिक्स v0 फिक्स है, और v1 कोई v1 के लिए v0 हमने फिक्स कर दिया, तो कह रहा है θ0 और θ1, ये पहले कह रहा है कि 45 और 45 दोनों हमारे 45 है, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, ये इसमें जो कोलिजन टाइम जो दिया हुआ है वो हमारा t1 दिया हुआ है, इसमें कोलिजन टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, t1 दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है, इसमें हमारा क्या दिया हुआ है, θ0 और θ1 कितना दिया हुआ है, ये 60 और 30, और इसमें कोलिजन टाइम हमारा क्या दिया हुआ है, t2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें निकालना है t1/t2 का होल स्क्वायर, हमको निकालना है, ठीक है। क्लियर हो गया एकदम, चलो फटाफट निकालते हैं। तो देखो पहले हम इसके कंपोनेंट करते हैं,
देखो पहले हम इसे कंपोनेंट करते हैं, ठीक है। ये क्या होगा, वी नॉट साइन थीटा, और ये होगा वी नॉट कॉस थीटा नॉट, ठीक। और ये क्या होगा, वी वन कॉस थीटा वन, वी वन साइन थीटा वन, ठीक। बेटा अगर इसको टकराना है इससे, तो इसकी जो वर्टिकल स्पीड होनी चाहिए वो लगभग सेम होनी चाहिए, ठीक है। कैसे, देखो अगर मैं रिलेटिव मोशन का यूज करूं, अगर मान लो रिलेटिव मोशन का यूज किया जाए, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, ध्यान से समझना, अगर मैं इसको फिक्स कर दूं, इसको मैं रेस्ट पे कर दूं, इसको रोकने के लिए बेटा यहां इसकी स्पीड है, तो देखो इसको रोकने के लिए राइट में देनी पड़ेगी, तो इसको आपने राइट में स्पीड दे दी, कितनी दे दी, आपने दे दी इसको स्पीड वी वन कॉस थीटा वन। बेटा इसको रोकने के लिए आपको लेफ्ट में स्पीड देनी पड़ेगी इस प्रकार से, तो यहां भी आपको लेफ्ट में देनी पड़ेगी, ठीक। इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं हम, दो के रिस्पेक्ट में पहले को, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा वी वन साइन थीटा वन। देखो अब बेटा ये रेस्ट में है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर सकता रेस्ट में, अगर ये वेलोसिटी इसके अलोंग होगी तब तो टकराएगा, अलोंग नहीं होगी तो नहीं टकराएगा। इसका मतलब ये ऊपर वाली वेलोसिटी और नीचे वाली वेलोसिटी हमारी सेम होनी चाहिए, ठीक है, कोलिजन के लिए। तो फॉर कोलिजन हम क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू वी वन, ठीक है, और ये क्या होगा, साइन थीटा वन। अब हम यूज करते हैं पहला वाला अपना डेटा 45 45, तो ये हो जाएगा साइन 45 वी वन साइन 45, क्या होगा, वी नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारी, वी वन के बराबर होगी, ठीक है। और कोलिजन टाइम टी वन कैसे निकालेंगे, तो बेटा कोलिजन टाइम कैसे निकलेगा, तो हम कहेंगे डिस्टेंस कितनी है इसकी, डिस्टेंस हमारी एल है इनके बीच की, क्योंकि ये एल कॉमा जीरो है, और इसकी रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, वी वन कॉस थीटा नॉट प्लस वी वन कॉस थीटा वन, वी नॉट कॉस थीटा नॉट प्लस वी वन कॉस थीटा वन, ठीक है। टी वन क्या हुआ, एल बाई वी नॉट कॉस 45 वन बाई रूट टू, हमने ये डेटा यहां पे यूज किया, ठीक है, वी वन बाई रूट टू, एल बाई ये वी वन की वैल्यू भी वी नॉट के बराबर है, यहां पे बराबर आ गई, तो ये वी नॉट बाई रूट टू, वी नॉट बाई रूट टू, ये क्या हो गया एल, और ये हो जाएगा टू वी नॉट बाई रूट टू, ठीक। तो ये क्या आ गया, एल बाई रूट टू वी नॉट, क्या आया, एल बाई रूट टू वी नॉट, ये कोलिजन टाइम हमारा आ गया टी वन। अब बात करते हैं टी टू की, ठीक है। तो देखो फिर वही कंडीशन लगाते हैं, वी नॉट साइन थीटा नॉट, वी नॉट साइन थीटा नॉट इक्वल टू वी वन साइन थीटा वन, ठीक। अब साइन थीटा नॉट कितना दिया हुआ है हमको, 60 दिया हुआ है, और थीटा वन दिया 30, ये हो जाएगा साइन 60, ये दिया है साइन 30, तो ये साइन 60 मतलब रूट थ्री बाई टू, और ये हो जाएगा वी वन बाई टू, तो ये वी नॉट रूट थ्री की वैल्यू कितनी आ गई, ये वी वन के बराबर आ गई, ठीक है। अब बेटा हम निकालते हैं टी टू, अब निकालते हैं हम टी टू, डिस्टेंस कितनी थी एल, और ये वेलोसिटी कितनी थी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट, वी वन कॉस थीटा वन, जबरदस्त, ठीक है। टी टू कितना आया, एल, वी नॉट कॉस थीटा नॉट कितना हो गया, कॉस थीटा नॉट हमारा कितना हो गया, थीटा नॉट हमारा कितना है बेटा, ये हमारा है 60, तो ये हो जाएगा वी नॉट कॉस 60, वी वन कॉस 30, थीटा वन इज 30, तो ये टी टू कितना आ गया, वी नॉट बाई टू, और वी वन कितना है हमारा, वी नॉट रूट थ्री, और ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू एल, और ये हो जाएगा वी नॉट बाई टू, थ्री वी नॉट बाई टू, ये हो जाएगा एल, ये हो जाएगा फोर वी नॉट बाई टू, ये हो जाएगा फोर टू एल बाई फोर वी नॉट, मतलब एल बाई टू वी नॉट, ठीक। तो टी वन कितना आया, टी वन कितना आया, टी वन हमारा आया एल बाई रूट टू वी नॉट, और टी टू कितना आया, एल बाई टू वी नॉट, क्लियर हो गया। निकालना बेटा हमको क्या है, टी वन का स्क्वायर अपॉन टी टू का स्क्वायर, ठीक है। तो ये टी वन बाई टी टू का स्क्वायर क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट स्क्वायर, और ये क्या आएगा, एल स्क्वायर अपॉन फोर वी नॉट स्क्वायर, ठीक है।
इससे ये कटा, तो 4v0² बाई 2v0², कितना आएगा, इससे ये कटा, इससे हो जाएगा ये 2, तो आंसर क्या आएगा इसका, आंसर इसका आ जाएगा हमारा 2। क्लियर हो गया। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसका आंसर आने वाला है 2। ठीक है, आगे बढ़े फटाफट सवाल, ये भी बहुत ही सिंपल सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है चार्ज इज केप्ट एट सेंट्रल पॉइंट पी। कह रहा है भाई सेंट्रल पॉइंट पी, सेंट्रल पॉइंट पी पे हमने एक चार्ज को कैप्ट किया हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब कह रहा है द टू एजेस सबटेंड एट हाफ एंगल। ठीक है बेटा, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में पहले मैं बता दूं, ये जो हमारा सरफेस है इसको अपन बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। ठीक, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा होगा नॉर्मल सरफेस। क्या होगा, नॉर्मल सरफेस। और ये भी हमारा नीचे वाला भी क्या होगा, ये भी हमारा होगा नॉर्मल सरफेस। क्या होगा, नॉर्मल सरफेस। क्लियर। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, द टू एंड सबटेंड एट हाफ एंगल थीटा, हाफ एंगल थीटा सबटेंड कर रहे हैं। ठीक है, कह रहा है एज शोन इन द फिगर थीटा इक्वल टू 30। अगर थीटा इक्वल टू 30 दिया है, अगर थीटा इक्वल टू 30 दिया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर इज 5। जो कर्व पे हमारा फ्लक्स है वो 5 होगा। ठीक है बेटा, इसको हमने सेंटर किया हुआ है, सेंटर पे अगर ये चार्ज है तो हमारे पास 3 सरफेस हैं, एक हमारा है कर्व सरफेस, तो हम कह सकते हैं टोटल जो फ्लक्स होगा कर्व सरफेस से, और ये नॉर्मल सरफेस और ये नॉर्मल सरफेस, मतलब 2 टाइम्स नॉर्मल सरफेस से टोटल फ्लक्स हमारा देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट पास होगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल Q अंदर रखा है। तो जो कर्व सरफेस से हमारा फ्लक्स पास होगा, ये हमारा 5 बराबर दिया हुआ है, इसकी वैल्यू होगी Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स जो फ्लक्स पास करेगा नॉर्मल सरफेस से। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है बेटा कि अगर हमारा कोई इस प्रकार का सरफेस है और ये कुछ डिस्टेंस पे अगर मान लो ये सरफेस अगर सॉलिड एंगल थीटा सबटेंड करता है, तो जो फ्लक्स हमारा होता है जो इस सरफेस से निकलेगा, इन सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, इस सरफेस से जो फ्लक्स निकलेगा, ये जो फ्लक्स हमारा निकलेगा, उस फ्लक्स की वैल्यू बहुत ही ये इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हमारा जो होता है, ये हमारा है Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है भाई, ये सब बच्चे ने याद कर रखा होगा, बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना। तो नॉर्मल सरफेस से फ्लक्स पास करेगा वो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। ठीक है, तो क्या होगा, पाई क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2 टाइम्स Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, पाई क्या होगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस 2Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। देखो बेटा Q बाई एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल, तो फाई कितना आ गया, फाई आ गया, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा। ठीक, तो ये कर्व सरफेस से फ्लक्स हमारा पास कर रहा है Q बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो कर्व सरफेस से कितना फ्लक्स पास किया, Q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब क्या कह रहा है हमसे, भाई कह रहे हैं, अब कह रहे हैं कि जब थीटा इक्वल टू 30 है तो फाई है, तब 60 होगा तो 5 बाई रूट एन हो जाएगा, एन की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो यहाँ पे जब फाई कब है, जब थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। ठीक है, नहीं थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, फाई की वैल्यू, थोड़ा सा बेटा यहाँ पे मिस्टेक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट आंसर आ रहा है हमारा। ठीक है, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, 2 नहीं, यहाँ Q बाई एप्सिलॉन नॉट है। ठीक है, तो ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, देखो Q बाई एप्सिलॉन नॉट कॉस 30। ठीक, और हमने मान लिया कि अब जो नया फ्लक्स फाई डैश होगा वो क्या होगा, जब एंगल कितना है हमारा 60, तो ये ऐसे कुछ हो जाएगा। ठीक, फाई डैश मान लिया हमने cos 60 वाला, अब डिवाइड कर देते हैं, तो फाई अपॉन फाई डैश क्या होगा, ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट cos 30 अपॉन Q बाई एप्सिलॉन नॉट cos 60, ये कैंसिल, ये फाई बाई फाई डैश क्या होगा, ये होगा cos 30
मतलब cos 30 क्या होने वाला है, √3/2, cos 60 मतलब 1/2, ठीक है। ये 5 क्या आने वाला है, आने वाला 5/√3, और इसकी वैल्यू थी हमारी 5/√n। कंपेयर करोगे तो n की वैल्यू जो निकल के आने वाली है वो 3 निकल के आने वाली, क्या निकल के आने वाली है, 3 निकल के आने वाली। चेक कर सकते हैं कि 5/√n है और n की वैल्यू हमको चाहिए, तो हमने सॉल्व करके n की वैल्यू क्या निकाली, n की वैल्यू हमने निकाली 3। क्लियर हो गया बेटा एकदम, ठीक है, एकदम आसान सवाल था ये तो। आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, क्या कह रहा है, टू इक्विलेटरल प्रिज्म P1 एंड P2 आर केप्ट विद देयर साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। दो प्रिज्म में साइड हमने पैरेलल रखी हुई है, इक्विलेटरल है मतलब ये 60 डिग्री है और ये भी कितना है, ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है कि एज सुन इन फिगर ए लाइट रे एंटर्स P1 एट एन एंगल थीटा, ठीक है, दिख रहा है हमको, सच दैट रे अंडरगोस मिनिमम डेविएशन इन द प्रिज्म टू। इसका मतलब देखो ये रे यहां गई, ये हमने मान लिया कुछ इस प्रकार से ऐसे गई, तो ये हमने मान लिया R1, ठीक है। और जब ये नॉर्मल हमने ये ऐसे ड्रॉ कर दिया और ये हमने मान लिया R2, ठीक। हमने मान लिया कि ये भाई E एंगल पे यहां से निकली। जब यहाँ पे आप नॉर्मल बनाओगे तो देखो अगर ये एंगल E होगा, ध्यान समझ दो बेटा, अगर ये एंगल E होगा तो ये एंगल अगर E है बेटा, ठीक है, तो हमारा ये एंगल भी तो E के बराबर होगा, ठीक है, E के बराबर होगा, ठीक। अब बेटा ये जो आउट गोइंग रे है, अब ये मिनिमम डेविएशन सफर कर रही है, मतलब ये ऐसे पैरेलल जाएगी और ये इस प्रकार से ऐसे कुछ निकल जाएगी, ठीक है। तो हमने मान लिया कि बेटा ये जो हमारा है एंगल ये R1 डैश है और ये जो एंगल हमारा नॉर्मल से आ रहा है, ये नॉर्मल से हमारा एंगल आ रहा है R2 डैश, ठीक है। तो पहले हम लगाते हैं मिनिमम डेविएशन की कंडीशन P2 पे। तो P2 में हमारा क्या हो रहा है, P2 में हमारा हो रहा है मिनिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन, ठीक। हम जानते हैं क्या होती है कंडीशन इसकी, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू A/2, मतलब जो हमारे रिफ्लेक्शन वाले एंगल हैं R1 डैश और R2 डैश ये आपस में बराबर होते हैं। तो ये हम जानते हैं कि R1 डैश जो हमने माना है R2 डैश के बराबर होता है और इसकी वैल्यू A/2 के बराबर होती है। और दूसरी कंडीशन जो इंसिडेंस एंगल जो होता है वो हमारे जो E के बराबर होता है, जो मतलब जिस एंगल से रे इंटर करती है और जिस एंगल से रे हमारी बाहर निकलती है वो एंगल हमारे सेम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा E हो जाएगा क्योंकि E हमने ये मान रखा है, ठीक है। और ये हमारे देखो बेटा ये हमारे एंगल सेम होंगे, ये E होगा तो ये भी E होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम क्या, A की वैल्यू अगर हमारी 60 है तो क्या R1 डैश इक्वल टू R2 डैश की वैल्यू हमारी 30 डिग्री हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इसका मतलब यहां से हमने R1 डैश की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब स्नेल्स लॉ लगाएंगे हम P2 में, ठीक है। तो P2 में क्या लगाएंगे हम, स्नेल्स लॉ, ठीक। अब स्नेल्स लॉ क्या करेंगे लगा के, यहां देखो ये वैक्यूम है 1 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है बेटा, ये रिफ्लेक्टिव इंडेक्स P2 का कितना है √3 और इसका है √3/2, ठीक है। अब देखो ये क्या होगा, यहां पे देखो वैक्यूम है तो 1 इंटू साइन ई, 1 इंटू साइन ई और ये R1 डैश है तो ये n कितना है √3 और ये हो जाएगा R1 डैश, ठीक है। और R1 डैश की वैल्यू 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा साइन ई, ये हो जाएगा √3 इंटू साइन 30। तो साइन ई की वैल्यू कितनी है √3 और ये 1/2, तो ये देखो ई कितना आ गया, ई हो गया हमारा 60 डिग्री, ठीक है, ये 60 डिग्री आ गया बेटा। अब ये ई हमारा कितना है 60 डिग्री है, तो बेटा अब यहां पे लगा दो स्नेल्स लॉ P1 में। तो एक बार हम देखो P1 में लगा देते हैं स्नेल्स लॉ। अब P1 के सरफेस में क्या लगा दें हम, स्नेल्स लगा दें, ठीक। कैसे लगाएंगे, अब लगाएंगे हम कैसे, अब यहां देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देखो ये 1 है तो 1 इंटू साइन ई, ठीक है, ये हो जाएगा 1 इंटू साइन ई और ये किसके बराबर है, ये बराबर है n इंटू साइन R2, क्या है n इंटू साइन R2। साइन ई की वैल्यू कितनी है, ई हमारा कितना आ रहा था, ई हमारा आ रहा था बेटा 60 डिग्री, क्लियर। तो ये हमारा है √3/2 क्योंकि ई कितना है, ई हमारा है 60 डिग्री, ठीक। और ये कितना है, ये हमारा है √3/2 और n कितना है बेटा P1 का √3/2 इंटू साइन R2, इससे ये कैंसिल
और √2 से 2 कैंसिल, तो ये √2 आएगा। तो साइन R2 कितना आया बेटा, ये आया हमारा 1/√2। ठीक है, तो R2 कितना आएगा, R2 आएगा हमारा 45 डिग्री। ठीक है, 45 डिग्री, समझ में आ गया। अब बेटा हम जानते हैं कि यहां पे अगर हम R1 और R2 हमने रिफ्रैक्शन एंगल माने हैं, तो बेटा हम ये जानते हैं कि जो R1 प्लस R2 की वैल्यू होगी वो A के बराबर होगी। ठीक है, R1 प्लस R2 की वैल्यू A के बराबर होती है, बस मिनिमम डेविएशन के केस में R1 डैश R2 डैश बराबर होके क्या हो जाएंगे, A/2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि R1 प्लस R2 A के बराबर हो जाएगा, और R1 की वैल्यू क्या होगी, A-R2। ठीक, एक बार वैल्यू चेक कर लेते हैं। एक टोटल है 60 और ये हमारा कितना है, R2 हमारा है 45, तो R1 कितना आया 60 माइनस 45, तो ये आ गया हमारा 15 डिग्री। इसको हम करें रेडियन में कन्वर्ट, तो 15 π/180, तो यहाँ पे आ जाएगा 12, मतलब क्या आ जाएगा, एंगल π/12। क्लियर हुआ। अब एक बार स्नेल्स लॉ लगा दें बेटा इस पहले वाले सरफेस पे P1 के, तो बेटा क्या करोगे आप, यहां कैसे लगाओगे, यहां तो बेटा देखो वैक्यूम n = 1 है, n = कितना है यहाँ, n = यहाँ 1 है, क्या लगाओगे 1 × sin थीटा, फिर P1 में स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ लगाओ P1 में फिर से, तो 1 × sin थीटा और इसका n × sin π/12, क्योंकि R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है π/12। ठीक है, अब क्या होगा, अब देखो साइन थीटा कितना मिलने वाला है, n कितना है √3/√2 sin π/12, तो थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स √3/√2 sin π/12। ठीक है, तो यहां से बेटा अगर हम कंपैरिजन करेंगे, यहां से बीटा की वैल्यू अगर कंपैरिजन करेंगे, तो बीटा की वैल्यू हमारी कितनी निकलने वाली है, बीटा की वैल्यू हमारी निकलने वाली है 12 के बराबर। क्लियर हो गया, तो बीटा हमारा आ जाएगा 12। ठीक, क्लियर हो गया होगा आपको। अब बेटा ये क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन वायर हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ 5 नैनोमीटर पर कूलम। इनफाइनाइट लेंथ का वायर है, यहाँ पे जो इसकी लैम्डा दिया हुआ है, ध्यान से देखो आप लोग, जो इसका लैम्डा दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 10⁻⁹ कूलम पर मीटर। ठीक है, और कह रहा है पासिंग थ्रू द स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस 1, इस स्पेरिकल सेल की रेडियस 1 है, बहुत सही। ठीक है, और कह रहा है कि भाई ए 10 नैनो कूलम ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेरिकल सेल, स्पेरिकल सेल में हमने डिस्ट्रीब्यूट क्या कर दिया है, 10 नैनो कूलम ऑफ चार्ज। ठीक है, अब कह रहा है कि कन्फिगरेशन रिमेन्स स्टैटिक, मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एट P एंड R। ठीक है बेटा, P और R पे निकालना है, बहुत सही। देखो बेटा मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं भाई P पे पोटेंशियल क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो आप ये देखो कि P पॉइंट जो है, ठीक है, स्पेरिकल सेल के अंदर है, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल निकलेगा इस लॉन्ग वायर के कारण और स्पीयर के कारण। तो लॉन्ग वायर के कारण P पॉइंट पे पोटेंशियल हमने मान लिया V1। ठीक है, और इस स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण अगर किसी अंडर पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है, तो किसी भी स्पेरिकल के कारण अगर अंदर पोटेंशियल निकालना है, तो वो पोटेंशियल वही होता है जो इसके सरफेस में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा सिंपल KQ/R। क्या हो जाएगा, KQ/R। वैल्यूज हम बेटा बाद में रखेंगे, पहली इक्वेशन, और हमको R पे निकालना है पोटेंशियल। अब देखो, अब R पॉइंट बाहर है, तो बेटा इस वायर के कारण, जो हमारा इन्फिनिटी वायर है, इसके कारण सिंपल यहां पोटेंशियल मान लो V2, और स्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के कारण क्या हो जाएगा, KQ/r, हो जाएगा KQ/r। ठीक है, R की वैल्यू यहां 1 मीटर, R की वैल्यू यहां 2 मीटर। क्लियर, अब ले लो डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस, तो VP माइनस VR क्या होगा, ये हो जाएगा V1 प्लस KQ/R माइनस V2 माइनस KQ/R माइनस KQ/r। ठीक, तो क्या लिखेंगे हम, VP माइनस VQ, ये लिखोगे V1 माइनस V2 प्लस KQ/R माइनस KQ/r। क्लियर हो गया। अब निकालते हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है।
इस इनफाइनाइट वायर के कारण, ठीक है। फटाफट निकाल लेते हैं बेटा। हमने मान लिया ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है, यहां पोटेंशियल हमने माना V1, यहां माना हमने V2, ठीक है। अब देखो यहां हमारा पॉजिटिव चार्ज है, तो हम सिंपल लिख सकते हैं बेटा dV इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर। इनफाइनाइट वायर है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और आर को लिख लो आप डी आर, सिंपल, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इस प्रकार से होगी, और डी आर हमने इसी डायरेक्शन में मान लिया, तो ये हमारा डी आर हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, तो ये डीवी क्या बन जाएगा, ये वी बन जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, डी आर बाई आर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग आर, ठीक है। अब लिमिट रख दो, लिमिट क्या रखोगे, हमने मान लिया कि V2, यहां लगा दो V2 लिमिट, यहां लगा दो V1 लिमिट, और यहां R क्या लगाओगे, देखो यहां बेटा यहां से यहां तक क्या था, स्मॉल r, और यहां से यहां कितना था, ये 0.5 था, ठीक है। तो हमने ये मान लिया स्मॉल r मतलब ये हमारा 2 था, और ये था 0.5, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये होगा V1 माइनस V2, बेटा ये हो जाएगा माइनस लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लॉग 0.5/2, तो ये हो जाएगा 5/20, तो हो जाएगा 1/4। इसको लिखेंगे -4, तो माइनस यहाँ फिर से बाहर आ जाएगा, तो V1 माइनस V2 कितना हो जाएगा, ये प्लस होगा, ये लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसको हम लिख देंगे log 4, तो ये हो जाएगा 2 log 2, ठीक है। अब बेटा इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करो, 2 का नीचे कर दो, तो क्या हो जाएगा लैम्डा 2 लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू हमारी दी है 5 नैनोकूलम पर मीटर, 2 लैम्डा हो गया, और ये हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट मतलब 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है, और 2 log 2, और log 2 की वैल्यू कितनी दी है, log 2 की वैल्यू हमको दी है 0.7, तो ये दिया है हमको 0.7। देखो कितना है, 9 से 10 का 9 कैंसिल, ठीक है, 10, ये ना हो जाएगा 90 इंटू 2 इंटू 0.7, कितना आ जाएगा 180 इंटू 0.7, ठीक है। तो ये आ गया 180 इंटू 0.7, ठीक है। अब बेटा थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज देख लेते हैं, के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू बाई आर की वैल्यू क्या है। तो V1 माइनस V2 कितना निकला अपना, ये तो निकल गया अपना 180 इंटू, ये निकला अपना कितना 180 इंटू 0.7, ठीक। अब के क्यू बाई आर कितना होगा, तो के क्यू और 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर, 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना भरा हुआ है भाई इसमें, चार्ज हमारा भरा हुआ है 10 नैनोकूलम, 10 इंटू 10 की पावर माइनस 9, रेडियस हमारी है 1, तो 1 माइनस 1 बाई, और ये हमारा है 2, ठीक है। तो ये कितना है, ये हो जाएगा 90 इंटू ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 45, तो ये हो जाएगा हमारा 45 वोल्ट, ठीक है। तो नेट पोटेंशियल कितना हो गया, तो नेट पोटेंशियल हमारा हो गया Vp माइनस वी आर, Vp माइनस वी आर हो गया 180 इंटू 0.7 प्लस 45, ठीक है। तो ये Vp माइनस वी आर, ये हो जाएगा 180 में से अगर आप ये कर दोगे तो हो जाएगा 18, तो 18 इंटू 7 प्लस 45, इसको आप ऐड कर दोगे तो लगभग आपका 171 वोल्ट के आसपास हमारा आंसर आ जाएगा। कितना आएगा, 171 वोल्ट के आसपास आपका आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, सिंपल सवाल था ये भी, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया 171 वोल्ट, ठीक है। तो हमने P और R के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। अब देखो, अब ये सवाल और देखते हैं, ये भी सिंपल सवाल था बेटा। ये क्या कह रहा है, कह रहा है स्पेरिकल सोप बबल इनसाइड एन एयर चैम्बर एट प्रेशर P0, ठीक है। एक हमारा एयर चैम्बर है, ये हमारा एयर चैम्बर है, एयर चैम्बर के अंदर हमारा एक स्पेरिकल बबल है, इसकी रेडियस हमारी क्या है, रेडियस हमारी है R1, ठीक है। कह रहा है प्रेशर है 10 की पावर 5 पास्कल, यहाँ का जो प्रेशर है बेटा, प्रेशर है 10 की पावर 5 पास्कल, ठीक है। अब कह रहा है कि द एक्सेस प्रेशर इनसाइड सोप बबल डेल्टा P इक्वल टू 144 पास्कल। हम जानते हैं कि एक्सेस प्रेशर इसके अंदर प्रेशर ज्यादा होगा ड्यू टू सरफेस टेंशन,
और इसका एक्सिस प्रेशर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है 4T और रेडियस R1 है तो R1 इसकी वैल्यू है 144। ठीक, ये हमको गिवन है। ठीक है, नाउ चैम्बर प्रेशर इज रिड्यूस टू 8 P0/7। ठीक है, हमने यही चीज करी, चैम्बर हमारे पास यही है, हमने इसके प्रेशर को घटा दिया और क्या कर दिया 8 P0/27। क्या कर दिया 8 P0/27। ठीक है, कह रहा है सो दैट द बबल रेडियस एंड इट्स एक्सिस प्रेशर चेंज। बिल्कुल सही है, अगर हम चेंज करेंगे तो बबल की रेडियस और एक्सिस प्रेशर चेंज होगा। ठीक है, ऑल द टेम्परेचर्स रिमेन अनचेंज। कह रहा है कि भाई टेम्परेचर अनचेंज है, तो आप सभी जानते हैं कि भाई जब हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है तो हम जानते हैं कि PV इक्वल टू nRT। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा PV हमारा कांस्टेंट होगा, PV कांस्टेंट होगा तो हम क्या लिख देंगे P1 V1 इक्वल टू P2 V2। और ये कौन सा लॉ है, ये हमारा बॉयल्स लॉ है। कौन सा लॉ है बॉयल्स लॉ। पहले ये कंडीशन लगा देते हैं, हम देखते हैं यहां से क्या आता है। तो पहले प्रेशर कितना है P0 और वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R1 क्यूब। अब प्रेशर कितना है, हमने मान लिया कि जो प्रेशर है अब 8 P0/27 है, तो 8 P0/27 और अब वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई R2 क्यूब। ठीक है, तो अब कितना होगा, अब P0 से P0 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 4/3 से 4/3 कैंसिल, 27/8 R1 का क्यूब इक्वल टू R2 का क्यूब। ठीक है, तो यहां से R2 कितना निकला, ये निकला 3/2 R1। क्या निकला 3/2 R1। अगर हम अब नए एक्सिस प्रेशर की बात करें, अगर अब हम इसमें नए एक्सिस प्रेशर की बात करें तो ये कितना आएगा, ये आएगा 4T/R2 और R2 की वैल्यू लगाओ 3R1/2। 3R1/2 तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 और 40/R कितना है, 40/R की वैल्यू है 144। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 96। क्या हो जाएगा, एक्सिस प्रेशर जो आएगा वो आएगा हमारा 96। क्या आएगा आंसर, तो ये एक्सिस प्रेशर अब नया जो आएगा वो 96 आने वाला है। क्या आने वाला है 96। अब इसकी रेडियस भी हमारी बढ़ गई है, रेडियस हमारी R2 हो गई है कितनी 3R1/2 और जो एक्सिस प्रेशर है वो कितना आएगा, एक्सिस प्रेशर हमारा आएगा कितना 96। क्लियर हो गया एकदम। तो ये भी बेटा एक आसान सवाल था, बॉयल्स लॉ के ऊपर सवाल था हमारा ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब बेटा ये हमारा पैराग्राफ। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लो पहले पैराग्राफ को, YDSE के ऊपर बेस्ड है। क्या रहा है, इन a Young's double slit experiment each of the two slit A and B are shown in the figure are oscillating about fixed center with a mean separation of 0.8। distance between the two slit at time t is given by। स्लिट के बीच की डिस्टेंस कितनी है 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है, ये मिलीमीटर में है, पहली चीज ध्यान रखना। और अब ओमेगा की वैल्यू कितनी है 0.04 रेडियन, 0.08 रेडियन पर सेकेंड। क्या है 0.08 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ द स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट कितना दिया है 1 मीटर, ये 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और हमसे कह रहा है कि जो हमारी वेवलेंथ है ये 6000 एंगस्ट्रॉम है, मतलब 6 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब कह रहा है हमसे इंटरफेरेंस पैटर्न चेंजेस विद टाइम, सेंट्रल ब्राइट रिमेन्स फिक्स। सेंट्रल ब्राइट क्यों फिक्स रहेगी, क्योंकि हर जो लाइट होगी यहाँ पे उन सब का पार्ट डिफरेंस यहाँ पे 0 होगा, तो ये हमारा फिक्स रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमारे फर्क पड़ेगा। तो देखो इसमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन पूछा हुआ है द 8th ब्राइट फ्रिंज अबव द पॉइंट O ऑसिलेट्स टाइम बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, द सेपरेशन बिटवीन दीज एक्सट्रीम। मतलब कह रहा है 8 जो ब्राइट फ्रिंज होगी उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा, मतलब उसकी जो एक्सट्रीम होगा उसका सेपरेशन कितना होगा। देखो बताता हूं आपको कैसे क्वेश्चन है ये। देखो डी की वैल्यू कितनी दी है, डी की वैल्यू दी है 0.8 प्लस 0.04 साइन ओमेगा टी, 04 साइन ओमेगा टी। देखो ध्यान समझो, डी की मिनिमम वैल्यू कितनी है, पहले मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं हम, तो ये जाएगा 0.8
प्लस 0.04, साइन की वैल्यू हमारा मैक्सिमम 1 हो गया, ठीक है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारी ये हो गई। इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? मिनिमम वैल्यू हो गई 0.8 माइनस 0.04, ठीक है। अब देखो जब 8th ब्राइट फ्रिंज की हम बात करते हैं तो जो y की वैल्यू आती है 8 ब्राइट फ्रिंज के लिए, ये आती n डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, ठीक। n की वैल्यू रख दो आप 8, जो y8 आएगा ये हमारा आएगा 8 डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, क्लियर। अब देखो d हमारा चेंज कर रहा है, जब ये d होगा तो y हमारा छोटा होगा, जब d मिनिमम लेंगे तो y हमारा मैक्सिमम होगा। मतलब ये हमको एक प्रकार से ऑसिलेशन मिलेंगे क्योंकि हमारा साइन का फंक्शन है और हमको दो एक्सट्रीम में देखना है कि इनकी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं कि जो y मिनिमम होगा वो कितना होगा? 8 डी लैम्डा। मिनिमम के लिए मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तो 0.8 और 0.04, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा मिलीमीटर में। और y मैक्स कितना होगा? 8 डी लैम्डा 0.8 माइनस 0.04 और ये होगा हमारा मिलीमीटर में, ठीक है। अब इनका जो डिफरेंस होगा वही हमको निकालना है क्योंकि हमको सेपरेशन निकालना है दोनों एक्सट्रीम के बीच में, ठीक है। अब इनका सेपरेशन निकाल देते हैं। तो देखो बेटा इनका सेपरेशन क्या होगा, फटाफट देखो। डेल्टा वाई इनका सेपरेशन क्या होगा? तो हम कहेंगे 8 डी लैम्डा, तो मैंने ले लिया कॉमन, और यहां क्या आने वाला है 1/0.8 माइनस 0.04। ये मिलीमीटर है बेटा, मिलीमीटर तो मैंने इसको मीटर में चेंज कर दिया, 10 की पावर -3 का मल्टीप्लाई करके ऊपर जाएगा 10 की पावर 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा ये भी हो गया 0.8 प्लस 0.04, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 डी लैम्डा, 8 डी की वैल्यू 1 और लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10 की पावर -7 और 10 की पावर 3 बाहर निकाल लिया। ये आ गया 1/0.8 माइनस 0.04 माइनस 1/0.8 प्लस 0.04, ठीक। तो बेटा डेल्टा वाई कितना हो गया? बेटा ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 6 इंटू 10 की पावर -4। इसको बेटा क्या आप सॉल्व जब करोगे, इस चीज को जब आप सॉल्व कर लोगे और पूरा सॉल्व करोगे जब इस चीज को, अब पूरा सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू हमारी आने वाली है, पूरा सॉल्व करने के बाद, अब देखो या तो आप एलसीएम लेके कर लो या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लो, इसको डिफरेंस ले लो, यहाँ प्लस ले लो फिर माइनस कर दो, या फिर आप क्या करो एलसीएम ले लो, इसको सॉल्व कर लो, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर आने वाला है इसका, तो जो एक्सट्रीम पोजीशन के बीच की जो डिस्टेंस आने वाली है वो हमारी आने वाली है 600 माइक्रोमीटर, ठीक है। ये आप सॉल्व कर लोगे अपने आप से, ठीक है। बाकी क्वेश्चन हमारा यही है कि अगर ऑसिलेशन हो रहा है, अगर डी हमारा चेंज कर रहा है तो मैक्सिमा और ये डी मिनिमा, तो देखो इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग आएगी, इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू अलग आएगी और हमको ऑसिलेशन मिलेंगे। तो वाई मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकाल लिया, आंसर कितना आया 600 माइक्रोमीटर, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। द मैक्सिमम स्पीड इन माइक्रोमीटर पर सेकेंड 8th ब्रिज विल मूव, ठीक है। अब 8th की मैक्सिमम स्पीड कितनी होगी ये निकालना है, ठीक। अब देखो बेटा 8 जो हमारा है उसकी वैल्यू कितनी है, y इक्वल टू 8 डी लैम्डा बाई डी, ठीक। बेटा वेलोसिटी निकालनी है, जो d हमारा है वो चेंज कर रहा है, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, हम सिंपली d ना लिख के इसको क्या लिखते हैं, इसको एक वेरिएबल मान लेते हैं x, ठीक है, क्योंकि वेरिएबल में हम वैसे वेलोसिटी वगैरह लिखते हैं तो वेरिएबल मान लेंगे तो थोड़ा आसान रहेगा हमारे लिए, ठीक है। क्या करें हम इसको लिख लें कि भाई जो y है हमारा वो 8 डी लैम्डा बाई एक्स है और x जो है वो वेरिएबल है, डी भी लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, चलो आप डी लिख लो, आप कंफ्यूज मत हो, आप डी लिख लो, आप कंफ्यूज मत हो, आप डी लिख लो, इसको डी लिख लो, ठीक है। तो ये जाएगा 8 डी लैम्डा बाई डी। अब डी चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो बेटा इसकी वेलोसिटी होगी डी वाई अपॉन डी टी और ये हो जाएगा 8 डी लैम्डा और बेटा इसका हो जाएगा डी डी टी ऑफ 1 बाई डी, ठीक। डी टाइम के साथ चेंज कर रहा है, ठीक। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी टी और ये आ जाएगा 8 डी लैम्डा और देखो पहले होगा डी का डिफरेंशिएशन तो -1 अपॉन डी स्क्वायर और ये हो जाएगा डी और स्मॉल डी है देखो डी डी बाई डी टी, ठीक। तभी बेटा मैं आपसे बोल रहा था आप एक्स ले लो, ठीक है। अगर एक्स ले तो वो भी वेरी करता तो यहाँ डी एक्स बाई डी टी आता है और डी एक्स बाई डी टी हम जानते हैं ये वेलोसिटी के बराबर होगा, ठीक। तो ये हमारी वेलोसिटी आ जाएगी, ठीक है। 8 डी की वैल्यू 1
लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁷ और ये माइनस साइन। बेटा यहाँ डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारी है 0.8 प्लस 0.04, 0.04 साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे डी का स्क्वायर हम करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होने के लिए हम क्या करेंगे, हम साइन ओमेगा टी की हम जानते हैं कि -1 से +1 के बीच ऑसिलेट करता है, तो डी की जो हमारी एवरेज वैल्यू होती है, डी की जो एवरेज वैल्यू होगी तो वो 0.8 ही आएगी। ठीक, क्योंकि ये -1 से +1 के बीच में ऑसिलेट करेगा, एवरेज वैल्यू साइन ओमेगा टी की एक टाइम पीरियड में 0 के बराबर होती है, तो एवरेज तो 0.8 मिलीमीटर आने वाला है। ठीक है, तो एवरेज वैल्यू यहां पुट कर दें 0.8 इंटू 0.8 और ये मिलीमीटर का स्क्वायर। ठीक, और बेटा ये डी डी अपॉन डी टी ये वेलोसिटी होगी इसकी, इसको डिफरेंशिएट करो तो ये डी डी अपॉन डी टी क्या होगा, ये क्या होगा डी डी अपॉन डी टी, ये कांस्टेंट 0.04 कॉस ओमेगा टी और ये 1 ओमेगा, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए बेटा कॉस फंक्शन की वैल्यू 1 हो जाएगी और ये जो आएगा 0.04 इंटू ओमेगा के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.04 इंटू ओमेगा। ठीक है, तो अब कैसे आएगी वेलोसिटी, तो यहां v मैक्सिमा कितना आएगा 8 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ और 0.64 इंटू 10⁻�6 और ये आ जाएगा 0.04। ठीक है, और ये हमारा आएगा 0.04 और ओमेगा कितना आएगा, ओमेगा 0.08 दिया हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लोगे। ठीक है, और सॉल्व करने के बाद जो इसकी वैल्यू अपन को मिलने वाली है, जो वैल्यू अपन को मिलने वाली है वो आई थिंक 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड मिलने वाली है। ठीक है, 24 माइक्रोमीटर पर सेकंड मिलने वाली है। क्लियर। ठीक है, पहले देखो हमारा डी वेरी कर रहा है टाइम के साथ, पहले इसका डिफरेंशिएशन और फिर डी का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में। ठीक है, पूरा सॉल्व कर लिया। यहाँ एवरेज वैल्यू को यूज करेंगे क्योंकि साइन की जो टोटल एक हमारा टाइम पीरियड में वैल्यू होती है वो 0 के बराबर होती है। क्लियर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, अब ये सवाल देखते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट इसको देख लेते हैं। ठीक, क्या बोल रहा है, 2 पार्टिकल्स 1 and 2 ईच ऑफ मास m, मेरा 1 है ये 2 है, इनका मास m है, कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्प्रिंग एंड आर ऑन अ हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस प्लेन एज शोन इन फिगर। ठीक है, इनिशियली बोथ पार्टिकल्स विद देयर सेंटर ऑफ मास x इक्वल टू x0, ऑसिलेटिंग एम्पलीट्यूड a और फ्रीक्वेंसी ओमेगा। ठीक है, द पोजीशन एट टाइम t हमारे दिए हुए x1t और x2t दिया हुआ है हमको। ठीक है, और d की वैल्यू 2a से बड़ी हमको दी है। ठीक है, पार्टिकल हमसे बोल रहा है कि पार्टिकल 3 ऑफ सेम मास m टुवर्ड सिस्टम विद स्पीड u0 की वैल्यू a ओमेगा बाई 2 है, अंडरगोज इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन विद पार्टिकल 2 एट टाइम t0। फाइनली पार्टिकल्स 1 and 2 एक्वायर सेंटर ऑफ मास vcm। ठीक है, अब नया एम्पलीट्यूड b और ओमेगा है। देखो क्या बेटा बोल रहा है, बहुत बड़ा सवाल है, बोल क्या रहा है आप इतना सिंपल समझो। दो पार्टिकल हमारे हैं, इनका सेंटर ऑफ मास x0 पे है, मास इसका भी m इसका भी m। ठीक है, आप समझो x1t भी दिया हुआ है, x2t दिया हुआ है, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू दी है, इसका डिस्प्लेसमेंट। ये तीसरा सेम मास का है, u0 से हमारा आ रहा है, इसे टकराता है, तो कह रहा है कोलिजन अगर हो गया तो इसका जो फाइनल एम्पलीट्यूड हमारा b हो गया और ये ओमेगा हो गया और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी vcm हो गई। तो बताना है हमको, क्या बताना है हमको भाई, हमको बताना है कि कोलिजन अकर्स टाइम t इक्वल टू 0, वैल्यू ऑफ vcm अपॉन a ओमेगा, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं फटाफट देखिए आप लोग। देखो यहां देखते हैं हम लोग बेटा, ये हमारा देखो पार्टिकल m है, ये हमारी स्प्रिंग है, ये पार्टिकल हमारा क्या है, ये पार्टिकल हमारा m है। ठीक है, और ये पार्टिकल भी हमारा m है और इसकी वेलोसिटी हमारी u है। ठीक, और ये जो u वेलोसिटी है वो कितनी है, a ओमेगा बाई 2, ये हमारी है a ओमेगा बाई 2। ठीक, अब देखो इसने कहा है कि इसका सेंटर ऑफ मास जो है xm वो x0 पे है। आपका देखो बेटा x1t कितना है, x1t कितना है, x1t आपका है x0 प्लस डी प्लस a साइन ओमेगा t, x0 प्लस डी प्लस a साइन ओमेगा t। x2 कितना है, x2 कितना है बेटा, x2 हमारा है बेटा x0 माइनस डी माइनस a साइन ओमेगा t, x0 माइनस डी माइनस a साइन ओमेगा t। ठीक है, अब देखो, अब हमसे ये कह रहा है कि भाई
अगर कोलिजन हमारा टाइम टी नॉट में हो रहा है, ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, टी नॉट इक्वल टू 0 पे कोलिजन हमारा हो रहा है, ठीक है, टी नॉट इक्वल टू 0 पे हमारा कोलिजन हो रहा है, क्या हो रहा है, कोलिजन, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी हमको निकालनी है, सेंटर ऑफ मास अपॉन ए ओमेगा की वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से समझो इस चीज को कि भाई पहले आप देख लो कि इसकी वेलोसिटी कितनी है। देखो अगर मैं इसकी वेलोसिटी निकालूं v1t, क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन, ये जीरो ये जीरो, ये क्या होगा a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। तो अगर बेटा मैं v1 टाइम t इक्वल टू 0 पे देखना चाहूं तो क्या होगा a ओमेगा cos, ये हो जाएगा 0, इसकी वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस a ओमेगा। पार्टिकल 1 प्लस a ओमेगा स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, तो बेटा ये हो जाएगा प्लस a ओमेगा स्पीड से मूवमेंट, ठीक है, पार्टिकल 1 की, ठीक है, क्लियर। अब बेटा पार्टिकल 2 की बात करते हैं, इसकी वेलोसिटी की, तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगा, ये भी होगा dx बाई dt, तो ये क्या होगा, ये कांस्टेंट 0 ये 0, तो ये हो जाएगा माइनस a cos ओमेगा टी इंटू ओमेगा, तो ये क्या होगा, वेलोसिटी इसकी होगी माइनस a ओमेगा cos ओमेगा टी, और t को रख दो 0 क्योंकि कोलिजन 0 पे हुआ है, तो देखो ये हमारी हो जाएगी 1, तो v2 की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस a ओमेगा, क्या हो जाएगी माइनस a ओमेगा। मतलब इसकी जो वैल्यू है सेकंड वाले पार्टिकल की, ये हमारी वैल्यू है माइनस a ओमेगा, मतलब ये a ओमेगा से कुछ इस प्रकार जा रहा है, ठीक है। अब देखो, अब जब ये तीसरा जो मास है, सेम मास हमारा इसका भी m है, ये इससे इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन कर रहा है। हम जानते हैं जब दो सेम मास की बॉडी इलास्टिक कोलिजन करती है तो जस्ट उनकी जो वेलोसिटी है वो रिप्लेस हो जाती है, ठीक है, मतलब इंटरचेंज हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं इसी फिगर को बनाऊंगा, इसी फिगर को अगर मैं बनाऊंगा, फिर से इसी फिगर को बनाऊंगा, ये पार्टिकल 2 स्प्रिंग, इसकी वेलोसिटी कितनी है ये ओमेगा। अब बेटा यहां पे कोलिजन जब होगा, यहां पे जब कोलिजन हमारा होगा, एक बार मैं बताता हूं आपसे, कोलिजन जो होगा इंस्टेंटेनियस इलास्टिक कोलिजन है, सेम मास की बॉडी है m और m, जस्ट वेलोसिटी आप रिप्लेस कर दो, ठीक है। आप वेलोसिटी रिप्लेस करोगे तो ये a ओमेगा इसमें आ जाएगी और a ओमेगा बाई 2 यहां चली जाएगी, ठीक है। तो यहां बेटा क्या आ जाएगी, a ओमेगा बाई 2 आ जाएगी, और जो ये मास है इसकी वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, ये ओमेगा हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, अब सेंटर ऑफ मास हमने मान लिया ये है, तो सेंटर ऑफ मास का VCM कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये VCM कितना होगा, m इंटू v1 कितना है a ओमेगा, ये हो जाएगा a ओमेगा बाई 2, और ये हो जाएगा m प्लस m, मतलब ये हो जाएगा 2m, ठीक है। तो ये VCM कितना होगा, m a ओमेगा 1 प्लस 1 बाई 2, तो ये हो जाएगा 3 बाई 2, और ये हो जाएगा 2m, तो ये क्या हो जाएगा, m से m कैंसिल, तो ये क्या होगा 3a ओमेगा बाई 4, 3a ओमेगा बाई 4, ठीक है। तो यहां से VCM की वैल्यू कितनी आई, VCM की वैल्यू आई 3 बाई 4 a ओमेगा, ठीक है। बेटा हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था VCM बाई a ओमेगा, ठीक। तो क्या होगा, ये होगा VCM बाई a ओमेगा, इसकी वैल्यू आएगी 3 बाई 4, क्या वैल्यू आएगी इसकी, इसकी वैल्यू आएगी बेटा 3 बाई 4। क्लियर हो गया एकदम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। तो बेटा आज हमने डिस्कस किया जेईई एडवांस पेपर 2 फिजिक्स के सोल्यूशन, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस तो इसमें बिल्कुल ही आसान थे, है ना, और कुछ क्वेश्चंस का जो हमको एक्सप्लेनेशन दिया था वो काफी बड़ा दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो कुछ क्वेश्चंस इसमें भी टफ थे, ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हमारे इसमें स्मॉल थे। तो बेटा ये जो सोल्यूशन है, इसमें जितने भी आपको प्रॉब्लम क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हुई हो तो इसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस क्लास को फिर हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, और आई होप आप सबका पेपर एकदम बढ़िया गया हो। तो आज की क्लास को हम फिर यहीं एंड करते हैं।